बीस्ट पॉइजन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक और पावरफुल पॉइजन है। क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस का बदला एक ना एक दिन जरूर चुका दूंगा। तो मां जोंगम्योंग अपना हाथ उसकी चेस्ट के ऊपर रखता है तो उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। तो जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर अपनी बॉडी से पॉइजन निकलवाने के लिए तो आए थे, मैं यही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी बॉडी से पॉइजन निकालने वाला हूँ। और साथ ही मां जोंगम्योंग वहां पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है ताकि उसकी बॉडी के अंदर घुसकर उसकी बॉडी के अंदर से उस बीस्ट पॉइजन को निकाल सके। इस बार फिर से हमारा जोंगम्योंग जब उसकी बॉडी के अंदर जाता है अपने पॉइजन के साथ उसके बीस्ट पॉइजन को खाना स्टार्ट करता है तो वहां पर फिर से उसे वही अजीब सा पंछी दिखाई देता है जो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। जोंगम्योंग कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर इस बीस्ट पॉइजन की कॉन्शियसनेस तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी इसकी मेन बॉडी को ढूंढना ही पड़ेगा क्योंकि अगर यहाँ पर इसकी मेन बॉडी को ढूंढकर डिस्ट्रॉय नहीं किया तो फिर इस तरह से ये पॉइजन तो यहाँ पर हर किसी की बॉडी के अंदर फैलता जाएगा और एक दिन इस पॉइजन को रिमूव करना बहुत सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 174 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जोंगम्योंग इस पॉइजन की मेन बॉडी को ढूंढ पाएगा और आखिर ये पंछी आया कहां से है, क्या ये किसी प्राचीन काल का कोई बहुत ही पावरफुल पंछी है जो कि पॉइजन रिलीज करता है। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, ब्रीडिंग फेट के एपिसोड 175 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंगम्योंग जो होता है क्राउन प्रिंस की बॉडी के अंदर अपनी एनर्जी को घुसाता है ताकि वहां पर उस बीस्ट पॉइजन को निकाल सके। तो वहां पर उसे फिर से वही बीस्ट दिखाई देता है जब वहां पर हमारे जोंगम्योंग का बीस्ट जो होता है उसको निकल रहा होता है, यानी उसका पॉइजनस बीस्ट जो होता है उसको खा रहा होता है। तो उसी के साथ ही वहां पर वो बीस्ट जो होता है हंसना शुरू कर देता है। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि ये क्या, ये तो आगे से मुस्कुरा रहा है। तो हमारा जोंगम्योंग वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कमीने कहीं के एक दिन मैं यहाँ पर रियल बॉडी को ढूंढ निकालूंगा, यहाँ पर दुआ करो कि मैं तुम्हारी रियल बॉडी को ना ढूंढूं वरना मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से क्रश करने वाला हूं। और साथ ही वो उसे डिवावर कर जाता है। तो एक महीने के बाद का सीन दिखाता है कि वहां पर क्राउन प्रिंस जो था अब यहाँ पर उसकी बॉडी से पॉइजन निकलने के बाद वो बेहोश पड़ा होता है बिस्तर के ऊपर और इसी यहाँ पर इसी मार्शल क्लैन के अंदर रखा गया होता है। और हमारा जो गार्ड पेंग होता है अब यहाँ पर पूरी तरह से नर्म हो चुका है, वो जोंगम्योंग के सामने बार बार अपने घुटने टेक कर उसे माफी मांगता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे क्राउन प्रिंस का इलाज करने के लिए। दूसरी तरफ मास्टर जीगाल परेशान होते हैं कि हमें अभी तक कोई सबूत नहीं मिला। तो जोंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर ये असली प्रॉब्लम नहीं है। तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि यही तो असली प्रॉब्लम है और कौन सी असली प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ चाहिए होती है जबकि दूसरी तरफ से इंपीरियल कोड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एविडेंस चलते हैं, वो भी ठोस एविडेंस जो कि दिखाई देते हो। इंपीरियल कोड के ज्यादातर लोगों ने तो मार्शल आर्ट स्टडी भी नहीं की होगी। अगर तुम यहाँ पर उन्हें ये दिखाने की कोशिश करोगे कि यहाँ पर कोई बीस्ट पॉइजन है तो वो लोग इस बात को नहीं मानेंगे। तो मास्टर जोंगम्योंग उसे कहता है कि यही तो वजह है कि मैंने यहाँ पर एक अलग प्लान बनाया है। तो मास्टर जीगाल कहते हैं कि क्या तुमने एक प्लान बनाया, क्या तुम प्लान भी बना सकते हो। तो जोंगम्योंग कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर प्लान बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पर सारी जिंदगी पेपर वर्क ही तो नहीं करना, मैं यहाँ पर प्लानिंग भी कर सकता हूँ और फाइटिंग भी कर सकता हूँ। और साथ ही उसे कहता है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे सिचुआन में वो आने वाला है, मेरे पास एविडेंस आने वाला है। तो यही पर दिखाते हैं बारबेरियंस का चीफटेन जो होता है वहां पर आता और आकर जोंगम्योंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर इतनी दूर मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है, जबकि मैं यहाँ पर वो चीज तुम्हें वैसे भी बेच सकता था, किसी और के हाथ भी बेच सकता था। तो मास्टर जीगाल वहां पर उसे देखकर हैरान होते हैं और कहता है कि ये क्या है, तो बारबेरियंस के ट्राइब का मेंबर है, यहाँ पर क्या कर रहा है। तो जोंगम्योंग कहता है कि मैंने इसे बुलाया है। तो मास्टर जीगाल कहता है क्या तुम्हें पता भी है ये इंपीरियल पैलेस की तरफ से इसके ऊपर ठप्पा लगाया गया है कि ये क्रिमिनल है, ये नेशनल क्रिमिनल है और तुम यहाँ पर इसे बुलाकर बैठे हुए हो। जोंगम्योंग मास्टर जीगाल से कहता है कि ये इंपीरियल पैलेस का दुश्मन हो सकता है लेकिन मार्शल वर्ल्ड का यानी राइटियस अलायंस का दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं है। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर शांत हो जाओ, मैंने खुद यहाँ पर इसे मदद के लिए बुलाया है। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर जल्दी हमारे मसले हल हो जाएंगे। और इसी के साथ ही चिफ्टन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उस चीज को लेकर आया हूँ। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि बहुत ही अच्छे, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास वो जरूर होगी। तो चिफ्टन उसे कहता है कि हाँ हम लोगों ने यहाँ पर सबूत रखा हुआ था, हमें इंपीरियल पैलेस के लोगों के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं, ऐसी वजह से हमने यहाँ पर उन लोगों का पीछा किया था, वो ऑफिशियल जो कि हमारे पास वहां पर वो चीजें लेकर आए थे। हमने खुद देखा था कि वो यहाँ पर एक कारवान के लोगों को वहां पर कुछ पेपर्स दे रहे थे, वो इंपीरियल सील लगे हुए पेपर्स थे जहां पर वो सामान ट्रांसफर करने के बारे में उन्हें कह रहे थे और वहीं पर से वो पिल्स और पॉइजन हमारे हवाले किया गया था, यानी कि हमारे तक पहुंचाया गया था। तो चिफ्टन उसे कहता है कि उसके बाद हमने फौरन उस मर्चेंट ग्रुप का पीछा किया और जाकर उनके पास से वो सीक्रेट पेपर्स ले लिए। हम लोग सच कह रहे हैं कि हमने सिर्फ उनके पास सीक्रेट पेपर्स ही लिए थे और उनके पर जहाँ पर स्टैंप लगी हुई थी जो कि सरकारी थी। इसका मतलब यह है कि एम्परर की तरफ से यहाँ पर उनके पास मैसेज दिया गया था या फिर एम्परर की ऑफिस की तरफ से उनके पास मैसेज दिया गया था। हालांकि यहाँ पर इनके अंदर लिखा नहीं हुआ था कि कौन सी चीजें सप्लाई की जा रही हैं,
लेकिन इनके अंदर जहाँ पर टाइम और डेट लिखी हुई है और साथ ही जहाँ पर हमारे इस ट्राइब का नाम भी लिखा हुआ था कि हमें जाकर वो चीजें सप्लाई करनी है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि इंपीरियल पैलेस इस सब में इन्वॉल्व है और इंपीरियल पैलेस ने यहाँ पर हमारे ट्राइब के लोगों को वो चीजें भेजी थी। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये हमारे काफी ज्यादा काम आने वाली है। और इसी के साथ ही चीफ्टन अपने पास से बॉक्स निकाल कर उसके सामने ओपन करता है और कहता है इसके अंदर वो सारी की सारी हुआन वांग पील है, वो पिल्स जो कि तुमने कहा था कि लेकर आओ। हालांकि जहां पर हमने ज्यादा पिल्स को यूज नहीं किया, हमने वहां पर सोचा था कि जब अटैक करने के लिए जाएंगे उसी वक्त इन पिल्स को यूज करेंगे, क्योंकि हमें भी यही कहा गया था कि अटैक करने से पहले इन पिल्स को खाने से हमारी पावर लेवल बढ़ेगी। लेकिन हमसे रहा नहीं गया और हमें से कुछ लोगों ने जहां पर इन पिल को क्यूरियोसिटी से चेक कर लिया, उन्हें वो देखना चाहते थे कि ये पिल किस तरह से काम करती है। हमने वहीं पर अपने ट्राइब के अंदर ही कुछ लोगों ने इस पिल को खाया, तो उसके बाद वो इसके पूरी तरह से एडिक्टेड हो गए और इतने एडिक्टेड हो गए कि बाद में जब उन्हें पिल नहीं मिली तो वो बेचारे वहीं पर मर गए। इसका मतलब यह है कि ये कमीने ऑफिशियल्स ये चाहते थे कि हम लोग जंग से पहले जहां पर इस पिल को खाएं और जाकर अटैक करना शुरू करें और उसके बाद हमें ये पिल नहीं मिलेगी और हम सभी लोग एडिक्टेड होकर खुद ही मर जाएंगे। वो ऑफिशियल्स यहां पर हम सभी को ठिकाने लगाना चाहते थे। जोंगम्योंग उसे कहता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग तो कमीने थे ही, लेकिन मुझे लगता है कि इंपीरियल पैलेस के लोग उससे भी ज्यादा कमीने हैं। इस तरह के घटिया मेथड्स तो डिमोनिक सेक्टर के लोग ही यूज करते हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इतना सबूत काफी है। तो चीफ्टन कहता है तो फिर ठीक है, मैं वापस चलता हूं। तो जोंगम्योंग कहता है नहीं, तुम कहां पर जा रहे हो, तुम भी हमारे साथ जाने वाले हो। तो वो कहता है क्या मतलब है, हम कहां पर जाने वाले हैं। तो जोंगम्योंग उसे कहता है कि हम सभी लोग जहां पर से इंपीरियल पैलेस में जाएंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट इन कुछ दिनों के बाद का दिखाता है जब क्राउन प्रिंस जो होता है वो ठीक हो जाता है। उठने के बाद कहता है कि मैं यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब यहाँ पर से जाने का वक्त आ चुका है। फिर साथ ही वो कहता है कि ये क्या, यहाँ पर ये बारबेरियन क्लैन का एक मेंबर क्या कर रहा है, और साथ ही उसे वहां पर सारी बात बताते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर ये सबूत इसने लाए हैं। तो क्राउन प्रिंस उसे भी थैंक यू बोलता है और कहता है कि ये क्या, तुम यहाँ पर हमारे लिए सबूत लेकर आए हो, हम तो तुम्हें अपना दुश्मन समझते हैं। लगता है कि अब यहाँ पर इंपीरियल पैलेस को अपनी सोच बदलकर बारबेरियंस के साथ भी कोई समझौता करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि हाँ, ये तो खुशी की बात है कि अगर इंपीरियल पैलेस के लोग हमारे साथ कोई समझौता कर लें, और साथ ही वहां पर से वो लोग रेडी हो जाते हैं। जब यहाँ पर हमारे जिंगू स्नेक को दिक्कत होती है, जिंगू स्नेक कहता है कि क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहते हो, मैं तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से अपनी लाइफ बिता रहा था, सारा दिन टैंक मिसो की गोद में पड़ा रहता हूँ तो काफी ज्यादा मजा आता है। तो जोंगम्योंग उसे कहता है कि यही वजह है तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम सारा दिन यहाँ पर उसकी गोद में पड़े रहते हो और मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि अब जबकि हम लोग वहां पर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट से फाइट करने के लिए जा रहे हैं तो मुझे वहां पर तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मैं वैसे भी तुम्हारे साथ जाने वाला था, मैं तो मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि तुम वहां पर जाने के बाद उस एंशिएंट बीस्ट का पता लगा लोगे, और अगर वो एंशिएंट बीस्ट स्पिरिट जो है वो कहीं पर से निकल आती है तो फिर तुम्हें मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक पॉइजन वाले बीस्ट के साथ फाइट करते वक्त तुम्हें भी अपना एक स्पिरिचुअल बीस्ट चाहिए होगा। तो हमारा जोंगम्योंग सोच रहा होता है कि वहां पर जाने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हम लोग उसके ओरिजिन को निकाल सकते हैं, क्या हमें उसकी रियल बॉडी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आज जोंगम्योंग मास्टर जीकाल से कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर से जा रहे हैं तो मैं सारे के सारे मामला तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर पूरी अलायंस को संभालना होगा। फिर साथ ही वो लोगों से कहता है तो तुम सभी लोग क्या रेडी हो, चलो चलते हैं, जाकर इंपीरियल फैमिली के अंदर उनके मसलों को सुलझाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इंपीरियल पैलेस के अंदर कौन सा डिमोनिक लोग हैं जो अंदर तक घुस चुके हैं। इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से इंपीरियल पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं और जहां पर हमारी एपिसोड 175 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 176 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जोंगम्योंग जो होता है क्राउन प्रिंस के साथ वहां पर से एम्परर पैलेस की तरफ निकल पड़ता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बीजिंग फॉरबिडन सिटी का सीन दिखाया जाता है। जब ये लोग बीजिंग में पहुंचते हैं एम्परर पैलेस में, तो वहां पर आने के बाद हमारा जोंगम्योंग कहता है कि देखो ये वाला तो हमारे सिचुआन से भी बहुत ज्यादा बड़ा एरिया है, यानी कि हमारे सिचुआन के मुकाबले में यहाँ की बिल्डिंग्स भी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी है। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हाँ, यहाँ की बिल्डिंग्स बड़ी होंगी क्योंकि ये एम्परर पैलेस है और एम्परर पैलेस इस दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग है। इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस उसे कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है, हमें जल्दी से जल्दी अंदर जाना होगा, तुम सभी लोगों को भूख भी लगी होगी, अंदर जाने के बाद मैं तुम्हें पैलेस के अंदर अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। जबकि हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है नहीं, यहीं पर कुछ खा लेते हैं। तो जो क्राउन प्रिंस उसे कहता है लेकिन हम लोग तो यहाँ पर पैलेस के बाहर पहुंच चुके हैं। जोंगम्योंग कहता है नहीं, पैलेस के अंदर जाने के बाद तुम्हें खाना खाने का मौका नहीं मिलने वाला, वहां पर जाकर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो जाओगे, तो यहीं पर कुछ खा लेते हैं जब मौका है। तो वो लोग वहीं पर ही शहर के बाहर पैलेस के बाहर ही वहां पर एक रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहां पर जाने
होने के बाद खाना खाने लगे हैं। तो इसी के साथ जब वहां पर खाना सर्व किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि प्लीज सारे इसको एंजॉय करें, तो मा जोंगम्योंग उसे कहता है कि स्मेल तो बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, लगता है कि तुम लोगों का शेफ भी काफी ज्यादा स्किल्ड होगा। तो इसी के साथ ही वो बंदा उसे कहता है जी सर, हमारा शेफ बहुत ज्यादा स्किल्ड है। मा जोंगम्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा कि एक शेफ खुद अपने किचन के अंदर से निकलकर खाना सर्व कर रहा हो, मुझे ये बताओ कि बाकी के लोग कहां पर हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि सर इस बात का क्या मतलब है, और वो काफी घबरा जाता है। जबकि इसी के साथ ही पीछे की खिड़की तोड़कर कुछ असैसिन्स निकल आते हैं और कहता है कि इस कमीने ने हमें ढूंढ लिया, इसे पता चल गया है कि हम लोग यहाँ पर हैं। तो जैसे वो लोग वहां पर से निकल कर आते हैं, हमारा जोंगम्योंग वहीं पर पीछे की तरफ अपनी नीडल्स को थ्रो करता है। तो वहां पर नीडल्स जो होती है पीछे जाकर लगती है, तो वहां पर एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे असैसिन छुपे होते हैं और सभी को जब नीडल्स लगती है तो वो सभी लोग वहीं पर गिरकर मर जाते हैं। तो हमारा जोंगम्योंग उन लोगों से कहता है कि खाने के अंदर भी पॉइजन डाला गया है, इस खाने को मत खाना। तो इसी के साथ ही वहां पर गार्ड पैंग उठकर खड़ा हो जाता है और उस कुक से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पॉइजन देने की, तुमने यहाँ पर जो काम किया है उसे यहाँ पर ट्रीजन कहते हैं और अब तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। जबकि वो शेफ उनसे कहता है प्लीज प्लीज सर मुझे यहाँ पर छोड़ दे, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, उन लोगों ने यहाँ पर जबरदस्ती मुझसे ये करवाया है, उन लोगों ने बाकी सभी लोगों को अंदर बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो इसी के साथ ही पैंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम यहाँ पर ये कहोगे कि उन लोगों ने जबरदस्ती करवाया तो क्या तुम यहाँ पर क्राउन प्रिंस को पॉइजन दे दोगे। तो क्राउन प्रिंस इसी के साथ उसे कहता है कि पैंग यहाँ पर शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं। और साथ ही वो खुद आगे बढ़ता जाकर उस शेफ को उठाता और कहता है प्लीज सर शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर पता है कि तुम यहाँ पर उनके ऑर्डर्स को मान रहे थे क्योंकि तुम्हारी जान पर बनी थी, और जब जान पर बनती है तो कोई कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। मैं यहाँ पर इंपीरियल कोर्ट के बिहाफ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ है, ये सब कुछ हमारी मिंग डायनेस्टी के एम्परर के बीमार होने की वजह से हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर पावरफुल होते तो कभी भी इस तरह के लोग तुम्हारे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते थे। जबकि हमारा जोंगम्योंग वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि ये बंदा वाकई में एक एम्परर बनने के लायक है, जरा देखो तो सही, ये यहाँ पर वो असैसिन जिन लोगों ने यहाँ पर इसे मारने की कोशिश की उन्हीं के हाथों से यूज होने वाले शेफ के साथ इतने प्यार से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे और एम्परर पैलेस के बीच में यहाँ पर जितने भी मामला है वो दोबारा से ठीक हो सकते हैं और हमारे बीच में यहाँ पर कोई समझौता हो सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर पूरी मेहनत करनी होगी ताकि इस लड़के को नया एम्परर बनाया जा सके। अगर ये लड़का नया एम्परर बन जाता तो फिर हमारे मार्शल वर्ल्ड को भी इससे फायदा होने वाला है। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर पहले और बहुत सारी जगहों से होकर गुजरना पड़ेगा क्योंकि अभी भी यहाँ पर बहुत सारे असैसिन्स हैं। तो क्राउन प्रिंस से कहता है लेकिन हम लोग कहाँ पर जाएंगे। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये पूरा एरिया जो है वो असैसिन से भरा हुआ है, तो हम लोग बस आसपास के एरिया में विजिट करते हुए जाएंगे, जहां जहां पर हमें असैसिन्स मिलेंगे उन सभी को मारकर उनको ट्रैक करते हुए उन्हें ढूंढेंगे, फिर उन्हें मारेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है दूसरे प्रिंस का, जो कि बटलर जू का बेटा होता है। तो बटलर जू का बेटा वहां पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि पता नहीं कहां पर असैसिन्स चले गए हैं, मैंने अपने असैसिन्स को क्राउन प्रिंस को मारने के लिए भेजा था लेकिन वहां पर कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो कहता है कि उसे पॉइजन दिया गया है, उसे मारना तो इतना ज्यादा आसान है, फिर ऊपर से यहाँ पर पैंग अकेले इतने लोगों को कैसे संभाल सकता है, उसके साथ पैंग स्क्वाड्रन है लेकिन इतने असैसिन्स के होते हैं वो यहाँ पर बच नहीं सकते, अगर वो मरेगा नहीं तो फिर मैं यहाँ पर एम्परर कैसे बन पाऊंगा। तो इसी के साथ उसकी माँ वहां पर आती है और उसे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्राउन प्रिंस वापस नहीं आ पाएगा, अगर वो वापस आ भी जाता है तब भी वो जिंदा नहीं बचेगा क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर चुकी हूँ, वो मेरे हाथ से मरेगा और उसके बाद उसे यहाँ पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर मार दिया जाएगा। साथ ही वो उसे कहता है कि ईस्टर्न रिपोर्ट के मास्टर ने मुझे यहाँ पर अभी भी रिपोर्ट दिया है कि उन क्राउन प्रिंस जो है वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब जबकि वो पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है तो हमने यहाँ पर जितने भी असैसिन्स हैं उन सभी लोगों को मोटी रकम दे दी है ताकि वो उसे पैलेस तक पहुंचने से पहले ही मार डाले। अगर वो असैसिन्स यहाँ पर कैपिटल में पहुंचने से पहले मार डालते हैं तो फिर हमें इस बात से काफी ज्यादा फायदा होगा। और ऊपर से उसके पास जो उसकी जो स्पेशल गार्ड्स की टीम है उसके अंदर पैंग फैमिली के वॉरियर्स और पैंग फैमिली के वॉरियर्स जो है वो यहाँ पर अकेले इतने असैसिन्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और वो लड़का यानी कि क्राउन प्रिंस जो है वो यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, वो लड़का यहीं पर पहुंचने से पहले ही मारा जाएगा और उसके बाद तुम यहाँ पर नए एम्परर बन जाओगे। जब किसी के साथ ही वहां पर रिपोर्ट का मास्टर पहुंच जाता है तो उसे कहते हैं कि ईस्टर्न रिपोर्ट मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम दिया था कि असैसिन्स को भेजो ताकि जाकर क्राउन प्रिंस को मारा जा सके। तो उसे कहता है क्राउन प्रिंस एंटर हो चुका है यानी कि हमारे पैलेस के अंदर आ चुका है। तो ये बात सुनने के बाद दोनों माँ बेटा बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि अब इस बात का क्या मतलब है। वो उसे कहता है लेकिन वो जिंदा कैसे है, तुमने तो यहाँ पर असैसिन्स को नहीं भेजा था उसे मारने के लिए। मदर भी उसे कहते हैं कि पहले शांत हो जाओ, हमें बाहर जाकर सिचुएशन को देखना होगा क्या है वहां पर सिचुएशन क्या, उसी के बाद यहाँ पर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। उसी के साथ ही मदर और उसका बेटा दोनों वहां पर बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो कहते हैं कि ये क्या, ये क्राउन प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है और इसके साथ ये अजीब लोग कौन है, ये किन लोगों को अपने साथ लेकर आया है। फिर साथ ही उससे कहती है कि जब तुम्हारा बाप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़ा बीमार, तुम यहाँ पर अपनी गद्दी को छोड़कर कैसे जा सकते हो, तुम क्राउन प्रिंस और तुम्हें अपनी गद्दी को छोड़कर इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, पिछले कुछ दिनों से तुम गायब
थे। तो वहाँ क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैं सिचुआन में एक डॉक्टर लेने के लिए गया था। सिचुआन के लोग पॉइजन के एक्सपर्ट होते हैं, इसी वजह से मैं वहां पर से अपने साथ एक फिजिशियन को लेकर आया हूँ। तो इसी के साथ ही बटलर जू की नजर जब वहां पर उसके ऊपर पड़ती है, उसके चेहरे के ऊपर, उसके चेहरे का रंग बदल चुका है, तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि 20 पॉइजन का तोड़ इसे मिल गया है। जिस एक्सपर्ट को अपने साथ लेकर आया उसने यहाँ पर 20 पॉइजन का तोड़ निकाल लिया, उसका इलाज ढूंढ लिया है, फिर तो हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 176 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग यहाँ पर बटलर जू को किस तरह से पकड़ने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बटलर जू जो होती है वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि ये तो अपने साथ किसी डॉक्टर को लेकर आया है जिसने यहाँ पर इसका इलाज भी कर दिया और 20 पॉइजन को इसकी बॉडी से निकाल भी दिया है। इसी के साथ ही उससे कहती है कि तुम यहाँ पर अपने साथ किसी को कैसे लेकर आ सकते हो जबकि हमारे पास इंपीरियल फिजिशियन है। क्या तुम्हें इंपीरियल फिजिशियन के ऊपर भरोसा नहीं है जो तुम बाहर से किसी को उठाकर ले आए हो? तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जिस फिजिशियन को लेकर आया हूँ मैं डायरेक्टली अपने एम्परर के ऊपर उसको इलाज करने के लिए नहीं छोड़ दूंगा, बल्कि हमारे इंपीरियल फिजिशियन के नीचे ये काम करेगा। उसके साथ मिलकर एक पॉइजन एक्सपर्ट के तौर पर काम करने वाला है। फिर साथ ही उसे कहती है कि क्या आप यहाँ पर ये चाहती है कि मैं यहाँ पर किसी फिजिशियन को ढूंढ कर ना लेकर आऊं जो कि हमारे एम्परर की मदद कर सके? क्या आप चाहती हैं कि एम्परर जल्दी से ठीक ना हो? तो ये बात सुनते ही जो जू होती है वो खामोश हो जाती है। जब किसी के साथ ही मार्श योंगम्योंग उनसे कहता है प्लीज माफ करना लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम लोगों की फैमिली के मैटर्स के बीच में टांग अड़ा रहा हूँ। साथ ही मार्श योंगम्योंग उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम टैंग योंगम्योंग है और मैं सिचुआन की टैंग फैमिली का यंग मास्टर और साथ में यहाँ पर हीवनली राइटियर्स अलायंस का लीडर भी हूँ। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि जहां पर क्राउन प्रिंस और साथ में योर मैजेस्टी इनको 20 पॉइजन दिया गया है, एक बहुत ही खास किस्म का पॉइजन जो कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यूज करते हैं। डिमोनिक सेक्टर के पॉइजन को यूज करने की वजह से यहाँ पर मैं आया हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर अब इस सब मसले में शामिल हो चुके हैं। ये मार्शल वर्ल्ड का मसला है और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि जहाँ पर बारबेरियन क्लैन के लोगों को जहाँ पर यही पॉइजन दिया गया था और साथ में जहाँ पर कुछ पिल्स दी गई थी जो कि ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई थी, यानी कि इंपीरियल फैमिली के रॉयल्स की तरफ से उन्हें ये सब कुछ दिया गया था। तो ये बात सुनती हमारी जो कोर्टिशियन जू होती है वो उसे कहती है कि अब इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो, एक मार्शल आर्टिस्ट का यहाँ पर क्या काम है? और साथ ही वो क्राउन प्रिंस से कहते हैं कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम यहाँ पर अपने साथ किसी डॉक्टर को नहीं बल्कि एक मार्शल मास्टर को लेकर आए हो। तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना कि यहाँ पर हमारे पैलेस के अंदर मार्शल मास्टर्स का आना मना है और कोई भी यहाँ पर आकर हमारे एम्परर को हाथ नहीं लगा सकता, स्पेशली एक मार्शल मास्टर। और ऊपर से ये लड़का हमारे पर इल्जाम लगा रहा है कि हम लोगों ने डिमोनिक कल के साथ हाथ मिलाया है। अगर तुम्हारे पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं हुआ तो फिर तुम सभी लोगों के ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगेगा। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हमारे पास सबूत है और बारबेरियन वहां पर अपने पास पेपर निकालकर उनके सामने करता और कहता है कि जहां पर इसके ऊपर लगी हुई स्टैम्प की तरफ देखो, ये स्टैम्प जो है ये तुम्हारी रिपोर्ट की है ना, ये एक बहुत ही खास स्टैम्प है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल अफेयर ऑफिस से ही लगाई जाती है। तुम्हारा योंगम्योंग उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब तुम जहां पर इसके ऊपर तो भरोसा करोगी और साथ ही जहां पर हम लोग उन बची हुई सारी पिल्स को भी लेकर आए हैं जो कि जहां पर डिमोनिक सेक्टर की तरफ से इनको दी गई थी और वो डिमोनिक सेक्टर की पिल्स जो थी वो रॉयल फैमिली के लोगों ने हैंड ओवर की थी। बटलर जू से कहते हैं कि हमें जहां पर बारबेरियंस के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही हम लोग इस डील के बारे में कुछ जानते हैं, तुम लोग बस अपने पास यहाँ पर झूठ बोल रहे हो, मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगी, अगर यहाँ पर ऐसी बात है तो हम लोग इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो सील तुम्हें दिखाई है वो सील यहाँ पर इंटरनल अफेयर डिपार्टमेंट की और तुम यहाँ पर अपने आप को रीजेंट कहते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें यहाँ पर उस सील के बारे में नहीं पता। और क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सील सिर्फ और सिर्फ एल्डर की मर्जी से ही लगाई जाती है क्योंकि ये सील एल्डर के पास होती है, बिना एल्डर की मर्जी के ये सील नहीं लगती। तो वहां पर उसके जो रॉयल गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे कहते हैं कि जल्दी से बताएं कि हमें क्या करना है, क्या हम लोग यहाँ पर इंपीरियल गार्ड्स को बुलाएं? अगर इंपीरियल गार्ड्स को बुलाएंगे तभी वो आकर इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। बटलर जू की बात सुनने के बाद और भी घबरा जाती है और कहते हैं कि अगर इंपीरियल गार्ड्स को यहाँ पर बुलाया गया वो तो मेरे खिलाफ है, मेरे नीचे काम नहीं करते। तो इसी के साथ ही वहां पर उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा देती है और कहती है कि लोगों ने यहाँ पर गद्दारी की है, क्राउन प्रिंस ने यहाँ पर गद्दारी किया और अपने साथ यहाँ पर एक मार्शल मास्टर को लेकर आई है ताकि वो यहाँ पर से हमें गद्दी के ऊपर से हटा सके, अपने मरने हुए बाप को, अपने मरते हुए बाप को और ज्यादा पॉइजन देकर उसे मार सके, इसलिए यहाँ पर इसको बंदी बना लो। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है कि मुझे पहले से पता था कि ये इसी तरह आगे से करने वाली है। तो इसी के साथ जिंगू स्नेक भी निकलता है और उसे कहता है कि लगता है फाइनली यहाँ पर मेरी बारी है, मुझे पहले ही पता था कि ये इसी तरह से होने वाला है। और इसी के साथ जिंगू स्नेक वहां पर अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करता है। उसकी एक स्पेशल टेक्निक सब स्पेस होती है। जब उसने ब्रेक थ्रू करके अपने आप को दोबारा से इवॉल्व किया, यानी कि हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड की कोर को उसने ऑब्जर्व किया, उसे यहाँ पर एक नई टेक्निक मिली थी, एक सब स्पेस टेक्निक। वो अपने पेट
गेट के अंदर जो भी चीज रखेगा वहां पर एक बड़े से गेट के अंदर से बाहर निकल सकती है। तो आसमान के ऊपर एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है। वो सभी लोग इसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब ये क्या चीज है। तो उसी के साथ जिंगू स्नेक उस गेट को ओपन करता है तो उसके पेट के अंदर से बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पर ग्राउंड के ऊपर गिरती हैं। ये सारे के सारे वही असैसिन्स होते हैं जिन लोगों ने रास्ते में इनके ऊपर अटैक किया था। तो मदर और उसका बेटा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतनी सारी डेड बॉडीज आसमान से कहां पर गिर रही हैं। आज योंगम्योंग उसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर आ रहे थे तो रास्ते में हमारे पर बहुत सारे असैसिन्स ने अटैक किया था। ये सारे के सारे वही असैसिन्स हैं। ये सारी उन असैसिन्स की डेड बॉडीज हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर रॉयल फैमिली के लोगों को मारने वाले असली गद्दार होते हैं। उसी के साथ ही वहां पर एक असैसिन जो होता है अभी जिंदा होता है तो वो चिल्लाकर कहता है, कमीने कहीं के ईस्टर्न डिपोर्ट के मास्टर, तुमने यहाँ पर हमसे झूठ बोला। तुमने कहा था कि यहाँ पर रॉयल यानी कि क्राउन प्रिंस के साथ सिर्फ वो सिर्फ पैंग फैमिली के लोग होने वाले हैं, लेकिन इनके साथ तो एक मार्शल मास्टर है और मार्शल मास्टर कोई ऐसा वैसा मार्शल मास्टर नहीं है बल्कि हीवनली अलायंस का लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी के साथ ही बटलर जू वहां पर खामोश खड़ी होती है क्योंकि उसका भांडा फूट चुका है। तो उसके सोल्जर उसे कहता है कि जल्दी से हमें बताएं कि हमें क्या करना है। तो हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर देख नहीं पा रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इंपीरियल फैमिली के मेंबर्स के साथ फाइट नहीं करना चाहता, इसी वजह से चुपचाप यहाँ पर इस सैल्टर को जो तुम्हारे साथ खड़ा है हमारे हवाले करो। हम लोग इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। हम लोग इसे इन्वेस्टिगेट करेंगे तो हमें खुद ही यहाँ पर पता चल जाएगा कि इसने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की, कि इसने मेरे पीछे असैसिन्स को क्यों भेजा था। तो इसी के साथ ही बटलर सू को समझ आ जाती है कि अगर मैंने यहाँ पर इस बंदे को इसके हवाले कर दिया, सैल्टर को इसके हवाले कर दिया, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरा ही नाम निकल कर आने वाला है। तो वो उसे कहती है कि क्योंकि यहाँ पर उसके बाद मेरी बारी है तो फिर मुझे यहाँ पर बचने के लिए कुछ करना होगा। वो अपने पास से फ्लेयर निकाल दिया, आसमान में छोड़ देती है और कहती है, आज तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। और इसी के साथ ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। तो आज योंगम्योंग कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे पावरफुल एनर्जी महसूस हो रही है, लगता है कुछ मार्शल मास्टर्स इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि उन सभी लोगों के कल्टीवेशन लेवल मुझसे काफी ज्यादा लो है लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो वहां पर तकरीबन कुछ 400-500 लोग होते हैं जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो ये स्पेशल सोल्जर्स की एक टीम होती है जो कि यहाँ पर बटलर जू ने खुद तैयार की होती है। तो बटलर जू उनसे कहती है कि अब यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं बचेगा और वो अपने लोगों से कहती है कि सभी को मार डालो, इस मार्शल मास्टर को भी और बाकी सभी लोगों को भी मार डालो। तो उसके सोल्जर उसे कहते हैं, लेकिन मैडम आपके गार्ड्स भी यहाँ पर है। तो मैडम उसे कहती है कि इन सभी गार्ड्स को भी मार डालो, मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, सभी विटनेसेस को यहाँ पर मार डालो। तो इसी के साथ ही वो लोग बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बारबेरियन कहता है, मैं तो अपने साथ वेपन भी नहीं लेकर आया, अब मैं क्या करूंगा, मैं हालियात कैसे फाइट करूंगा। तो वहां पर जो लोग आते हैं वो आने के बाद उन गार्ड्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि लायंस लीडर अब हम लोग क्या करेंगे। तो हमारा योंगम्योंग से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहले तो यहाँ पर मुझे लगा था कि ये सिर्फ कमीने लोग हैं, लेकिन अब जबकि ये अपने ही लोगों को मारने में झिझक नहीं रहे तो इसका मतलब यह है कि ये लोग भी डिमोनिक लोगों से कम नहीं है। तो फिर मैं इन लोगों को यहाँ पर मार सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग अपने ब्लेड को निकालकर सामने की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है। तो एक ही स्ट्राइक में वहां पर उसके जितने लोग होते हैं जो सामने आते हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। तो ये देखकर वो लोग और भी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इसने यहाँ पर ना सिर्फ हमारे लोगों को मार डाला बल्कि वहां पर जितने भी इंपीरियल गार्ड्स हैं वो सारे के सारे सही सलामत खड़े हैं, यानी कि इसकी एनर्जी ने उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं काटा। तो मार्श योंगम्योंग उसे कहता है कि मैं क्राउन प्रिंस की वजह से यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि क्राउन प्रिंस एक बहुत ही अच्छा इंसान है। और साथ ही वो क्राउन प्रिंस से कहता है कि तुम अपने इस नरम दिल को संभाल कर रखना, क्योंकि आगे जाकर ये आवाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा, जबकि तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर एक रुकावट को मैं दूर करूंगा। जब तक तुम यहाँ पर एम्परर की गद्दी के ऊपर नहीं बैठ जाते तब तक मैं यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 177 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सामने की तरफ अटैक करता है। तो उसके अटैक की रेंज में आने वाले जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे के सारे की बॉडीज कट जाती है और सभी मर जाते हैं। तो ये देखकर अब यहाँ पर बटलर जू और उसके साथी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है, हम लोग तो यहाँ पर चाहे कुछ भी कर ले लेकिन इतने पावरफुल मार्शल मास्टर के सामने हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इतने सारे लोग उनके सामने एक ही झटके में मारे गए और देखने के बाद उन सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। उनमें से कोई भी अब यहाँ पर इसे फाइट करने के लायक नहीं बचा, क्योंकि अब यहाँ पर उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फाइट कर सके। और उनके सामने जो इंसान खड़ा है वो किसी इंसान की तरह नहीं बल्कि एक देवता की तरह है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उसे यहाँ पर एक स्वॉर्ड गार्ड कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारी बटलर जू होती है वो डिपोर्ट मास्टर से कहती है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े कर क्या रहे हो अंश, जल्दी से कुछ ना कुछ करो वरना हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। जबकि अंश वहां पर सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर क्या ही करूंगा, मेरे सामने जो बंदा है वो तो एक मार्शल गार्ड की तरह है, यानी कि चाहे मैं यहाँ पर इसके ऊपर कितना ही अटैक क्यों ना कर लूं लेकिन
लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर उसको हरा सकता हूँ। फिर साथ ही वो सोच रहा होता है कि अब यहाँ पर पीछे हटने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। अगर इस बंदे को हराना है तो फिर हमें यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को यूज करना पड़ेगा। तो अपने लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने स्किल्स को अनलॉक करो, जहाँ पर डिमोनिक स्किल को एक्टिवेट करो, फिर चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। मुझे पता है कि रॉयल आर्मी के लोग यहाँ पर तुम्हारी डिमोनिक एनर्जी को महसूस कर लेंगे, लेकिन मैं सब कुछ संभाल लूंगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, जल्दी से यहाँ पर वो करो। तो हमारा जोंगम्योंग जो होता है वो नीचे खड़ा सोच रहा होता है कि जब लोग यहाँ पर कौन से स्किल को अनलॉक करने के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा यहाँ पर क्यों लग रहा है जैसे कि यहाँ पर ये फीलिंग पहले भी मुझे आ चुकी है, जब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज होने वाली होती है। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही वहां पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है तो वो भी इसको महसूस करता है और कहता है कि ये क्या तुम लोग यहाँ पर इंटरनल ऑफिस अफेयर से हो, लेकिन इसके बावजूद तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के लोगों के साथ हाथ कैसे मिला सकते हो? यहाँ पर तुम्हारी सारे के सारे क्लैन के सेक्टर सोल्जर्स जो है उन सभी की बॉडी के अंदर से डिमोनिक एनर्जी क्यों निकल रही है? तो हमारा जोंगम्योंग कहता है ये तो रिवर्स ब्लड डिमोनिक कार्ड है, इसका मतलब यह है कि इंपीरियल कोड का आधा हिस्सा जो है वो कम से कम यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुका है। इन लोगों ने यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ हाथ मिलाया था, जिसकी वजह से इनके पास डिमोनिक एनर्जी निकल रही है। तो वो सभी लोग जो होते हैं अब यहाँ पर रिवर्स ब्लड डिमोनिक टेक्निक को यूज करते हुए उनकी पावर्स लेवल्स बढ़ जाती है और वो हमारे जोंगम्योंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारा जोंगम्योंग, शायद आपको याद होगा कि डिमोनिक कर्ल के सेक्टर लीडर को मारने के बाद उसकी सारी नॉलेज हमारे जोंगम्योंग के पास आ गई थी और सेक्टर लीडर जो था वो डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि चलो यहाँ पर उस नॉलेज को यूज करके देखते हैं कि क्या मैं यहाँ पर इस एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इनकी डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल कर सका तो फिर मैं बड़ी आसानी से इन सभी को हरा सकता हूँ। तो जोंगम्योंग जैसे अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए इस एनर्जी को कंट्रोल करता है तो वो सभी वॉरियर्स जो होते हैं वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं और उनमें से कोई भी यहाँ पर उठ नहीं पाता। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि इस एनर्जी को मैं वाकई में कंट्रोल कर सकता हूँ, जबकि बटलर, जुगो और अंश दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर क्यों गिर गए, इनमें से कोई यहाँ पर उठ क्यों नहीं पा रहा और अटैक क्यों नहीं कर रहा। तो जोंगम्योंग कहता है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मेरे सामने डिमोनिक कार्ड्स को यूज करके बहुत ही बड़ा और घटिया फैसला किया है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ? मैं राइट सिमली अलायंस का लीडर हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर डिमोनिक मास्टर्स को हरा चुका हूँ और मेरे लिए यहाँ पर इस डिमोनिक एनर्जी को कंट्रोल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। और अंश, तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया उसके बाद तो ये बात सभी के सामने साबित हो चुकी है कि तुम डिमोनिक सेक्टर के साथ हाथ मिला चुके हो। अब बताओ कि क्या तुम खुद यहाँ पर अपनी जान लेना चाहोगे या फिर तुम मेरे हाथ से मरना चाहोगे? तुम लोगों ने पहले यहाँ पर क्राउन प्रिंस को मारने की कोशिश की जो कि गद्दारी थी, और उसके बाद अब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी इस बात का सबूत है कि तुम लोग यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ मिलकर प्रिंस को मारने की कोशिश कर रहे हो और गद्दी को हथियाने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम्हारे पास और कोई भी ट्रम्प कार्ड नहीं बचा। अब यहाँ पर चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। अब जल्दी से बताओ कि तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या तुम लोग रॉयल आर्मी के सामने घुटने टेकोगे और अपनी सजा के लिए इंपीरियल कोर्ट के सामने प्लीड करोगे, या फिर तुम मेरे हाथ से मरोगे? तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं कि रॉयल आर्मी के लोग वहां पर आते हैं। बटलर, जू और उसके बाकी के सभी साथियों को वहां पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो हमारा जो प्रिंस होता है वो उसे कहता है कि अलायंस लीडर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से चीजें यहाँ पर काफी आसानी से सॉर्ट आउट हो गई हैं। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के साथ कोर्ट के लोग मिले हुए हैं। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कोई बात नहीं, इससे हमें भी यहाँ पर काफी कुछ गेन होने वाला है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल पैलेस के सामने काफी सारे लोगों को मारकर लाशें बिखेर दी हैं, मेरी वजह से यहाँ पर कितना कुछ हो गया। तो उसे कहता है जहाँ पर ये सभी लोग डिमोनिक सेक्टर के साथ मिल चुके थे और वैसे भी यहाँ पर इन लोगों को सजा देना बहुत ज्यादा जरूरी था, तुम इसकी चिंता मत करो, ये सब कुछ साफ हो जाएगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि एक बार ये सब कुछ खत्म हो गया और मुझे लगता है कि अगर सही से सब कुछ खत्म हुआ तो फिर तुम्हारी मार्शल अलायंस और हमारे इंपीरियल कोर्ट के दरमियान में ताल्लुकात काफी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और हम लोग काफी अच्छे टर्म्स के ऊपर आ जाएंगे। तो जोंगम्योंग से कहते हो तो क्या हम लोग अब अंदर चले जाकर एम्परर का ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रोमनियस एनर्जी है जिसने यहाँ पर पूरे पैलेस को चारों तरफ से घेर रखा है। तो क्या तुम्हें वो एनर्जी महसूस हो रही है? तो क्राउन प्रिंस कहता है नहीं, मुझे यहाँ पर सिर्फ एम्परर की एनर्जी महसूस हो रही है जो कि अंदर बैठे हुए हैं, इसके अलावा मुझे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। तो हमारा सोल भी कहता है कि ना ही इसका गार्ड पैंग और ना ही यहाँ पर चीफ्टन यानी कि बारबेरियन क्लैन का लीडर, वो लोग भी यहाँ पर उस डिमोनिक एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहे। वो बीस्ट पॉइजन की स्पिरिट एनर्जी जो कि इस वक्त पूरे पैलेस को चारों तरफ से घेरे हुए है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जबकि हमारा जिंगू स्नेक बाहर निकलता है और उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल है तो वो बंदा जो वो बीस्ट जो है वो बीस्ट पॉइजन वाला जो बीस्ट उसका बेस यहीं पर हो सकता है, उसका ओरिजिन यहाँ पर हो सकता है। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि हाँ तुम तो यहाँ पर उस एनर्जी को महसूस कर ही सकते होगे। तो वो कहता है हाँ मैं उसको महसूस कर सकता हूँ। लास्ट टाइम तुमने जिस एनर्जी को महसूस किया था वो तो इस एनर्जी के सामने 5% भी नहीं होगी, यानी कि वो बीस्ट पॉइजन की एनर्जी बहुत ज्यादा कम थी। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग उसके ओरिजिन तक पहुंच चुके हैं। लगता है कि यहीं पर इसी पैलेस के अंदर ही वो बीस्ट पॉइजन का ओरिजिन है, उसकी मेन बॉडी
यहीं पर होने वाली है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि वो ओपनली हमें यहाँ पर अंदर भी बुला रहा है ताकि वो हमें चैलेंज कर सके। उसे लगता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और हमें हरा देगा। तो मार्सियोल भी उसे कहता है कि यहाँ पर रियल प्रॉब्लम मेरे लिए उस पॉइजन को ऑब्जर्व करना या फिर उसको नॉलिफाई करना नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर उस पॉइजन से ज्यादा कोई खतरा नहीं है, लेकिन असली प्रॉब्लम तो एम्परर है। तो मां जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जो कुछ भी अंदर होना था वो सब कुछ तो हो चुका है, लेकिन अंदर जाने के बाद तुम एम्परर के साथ क्या करोगे इसे तुम्हें गौर से सोचना होगा, यानी तुम्हें यहाँ पर ध्यान से कोई फैसला लेना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि हो सकता है कि मैं अंदर जाने के बाद एम्परर को मारना पड़े। जिस तरह की एनर्जी अंदर से रिलीज हो रही है उस एनर्जी को महसूस करने के बाद मुझे तो ऐसा ही लगता है जैसे कि एम्परर की हालत इससे बहुत ज्यादा खराब है जितनी हमने क्राउन प्रिंस को ट्रीट किया था। क्राउन प्रिंस की हालत तो काफी ज्यादा नॉर्मल थी, लेकिन मुझे लगता है कि एम्परर उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 178 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा योंगम्योंग कैसे अंदर जाने के बाद एम्परर की बॉडी से इस एनर्जी को नॉलिफाई करेगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें यहाँ पर एम्परर पैलेस के बाहर का सीन दिखाते हैं कि वो लोग एम्परर पैलेस के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। तो हमारा क्राउन प्रिंस वहां पर खड़ा सोच रहा होता है कि हम लोग जहां तक पहुंच चुके हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है कि फादर मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल का डॉक्टर लेकर आया जो कि आपका इलाज कर सकता है, प्लीज बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और सेफ रहना। तो गार्ड पैंग उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक है, साथ ही हम लोग यहाँ पर अपने एम्परर को भी बचा लेंगे। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं आप यहाँ पर इस बात के भरोसा नहीं कर पा रहा था कि आप यहाँ पर अपने साथ जिस फिजिशियन को लेकर आया वो इतना कुछ कर सकता है, और मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर उसके साथ बदतमीजी कर दी थी। तो क्राउन प्रिंस उसे कहता है कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर तुम्हारी वफादारी के ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और उम्मीद करता हूँ कि तुम एंड तक मेरे साथ ही रहने वाले हो। दूसरी तरफ जिंगू स्नेक हमारे योंगम्योंग से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर असली काम स्टार्ट होने वाला है। तो जिंगू स्नेक कहता है कि यहाँ पर ज्यादा काम तो मैंने किया और देखो सारे का सारा क्रेडिट ये लोग आपस में बांट रहे हैं। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है छोड़ो उनको, वैसे भी यहाँ पर उस गार्ड ने भी काफी कुछ बर्दाश्त किया है। फिर साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर चीफ्टन से कहता है कि अब तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे क्यों पसीने छूट रहे हैं। तो बारबेरियन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ और बहुत ही पावरफुल और डिस्कस्टिंग सी एनर्जी है जो कि मुझे अंदर तक हिला रही है। तो वहां योंगम्योंग कहता है क्या वाकई में ये इस एनर्जी को महसूस कर पा रहा है, जितना ज्यादा हम लोग एम्परर के करीब जा रहे हैं उतना ज्यादा वो 20 पॉइजन वाली एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो इसी के साथ ही क्राउन प्रिंस कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं दरवाजा खोलकर मेन हॉल के अंदर तुम्हें लेकर चलता हूँ जहां पर हमारे एम्परर होने वाले हैं। तो जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं तो सभी की सभी लाइटें बुझ चुकी होती है, वहां पर अंदर मिस्ट होती है लेकिन लाइटें बुझ चुकी होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर मेन हॉल की सभी लाइटें किसने बुझा दी। तो हमारा क्राउन प्रिंस चिल्लाकर कहता है क्या कोई अंदर है, सभी लोग कहां पर हैं। योर मैजेस्टी में वापस आ गया हूं एम्परर, मैं यहाँ पर अपने साथ एक बहुत ही कमाल के डॉक्टर को लेकर आया हूं जो कि आपका इलाज कर सकता है। तो वहां पर अंदर मीटिंग रूम में काफी सारे मिनिस्टर्स होने चाहिए थे, काफी सारे नौकर होने चाहिए थे, लेकिन वहां पर फिलहाल के लिए कोई भी बोल नहीं रहा था। तो जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे ग्राउंड के ऊपर डेड बॉडीज दिखाई देती है। वहां पर उनके जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी मुलाजिम होते हैं, वो सारे के सारे मर चुके होते हैं, सभी नौकर वहां पर मर चुके होते हैं। तो ये देखने के बाद वो कहता है कि ये क्या हुआ, जहां पर इन सभी लोगों को किसने मारा होगा। तो फिर साथ ही सामने से आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है ये किसने किया होगा। तो क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहता है कि योर मैजेस्टी क्या जी आप हैं। तो उसका मैजेस्टी वहां पर कुर्सी के ऊपर बैठा होता है, वहां पर उसे आवाज आती है, वो उसे कहता है कि तुम्हें आने में बहुत ज्यादा देरी हो गई, तुम्हारे मैजेस्टी यहाँ पर नहीं है। तो क्राउन प्रिंस कहता है योर मैजेस्टी मैं अपने साथ एक डॉक्टर लेकर आया हूँ जो आपका इलाज कर सकता है। यहाँ पर हुआ क्या, ये सब कुछ किसने किया है, जल्दी से मुझे बताएं कि ये सब कुछ किसने किया है, क्या ये बटलर जू ने किया है। हम आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर डॉक्टर लेकर आए हैं। तो इसी के साथ ही एम्परर उसे कहता है कि अच्छा तो तुम एक डॉक्टर लेकर आए हो, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, तुम्हें एक डॉक्टर लेकर नहीं आना चाहिए था। मेरा माइंड तो पहले से भी ज्यादा क्लियर हो चुका है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार नहीं हूँ। देखो तो जरा तुम यहाँ पर अपने साथ एक डॉक्टर को लेकर आए हो ताकि वो यहाँ पर मेरा इलाज करके मुझे मार सके। क्या तुम यहाँ पर गद्दारी करना चाहते हो, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। और इसी के साथ ही एम्परर वहीं पर बैठे बैठे अपने 20 पॉइजन के साथ हमारे क्राउन प्रिंस के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, जबकि हमारा योंगम्योंग बीच में आता है और आकर एनर्जी को ब्लॉक करता और कहता है कि यहाँ से पीछे रहो। गार्ड पैंग भागता हुआ आगे बढ़ता और कहता है कि जो राइने साहब को पीछे हटना होगा, और वो क्राउन प्रिंस को पीछे हटा देता है। जबकि हमारा योंगम्योंग उनसे कहता है कि जरा गौर से देखो, अब जो एम्परर नहीं रहे बल्कि अब यहाँ पर 20 पॉइजन ने इसकी पूरी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया हुआ है। जिस एम्परर को तुम जानते थे वो जा चुका है और हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर इस एम्परर को ना बचा सके। और साथ ही हमारा योंगम्योंग कहता है कि अब मैं यहाँ पर अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तब मैं यहाँ पर इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा क्या है जो 20 पॉइजन कितना ज्यादा पावरफुल है। 20 पॉइजन ने यहाँ पर एम्परर की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लिया, उसने पूरी तरह से यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया हुआ
हुआ है, जिसकी वजह से इसको इसकी बॉडी के अंदर से निकालना बहुत सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा योंगम्योंग उनसे कहता है कि इस बीस्ट पॉइजन की डेप्थ और इसकी गहराई बहुत ज्यादा है, जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मैं जहां पर इस पॉइजन को हैंडल तो कर सकता हूं, लेकिन मैं जहां पर एक बात की गारंटी नहीं दे सकता कि एम्परर बच पाएंगे या नहीं। और साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वो वहां पर उस पॉइजन को हैंडल करना स्टार्ट करता है। जब वो उस पॉइजन को कंट्रोल कर लेता है तो बीस्ट पॉइजन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है कि इस लड़के ने यहाँ पर ये कैसे कर लिया। तो योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम इस बात से हैरान हो रहे हो कि मैंने यहाँ पर ये कैसे किया है। तुम मेरे सामने अपने पॉइजन के साथ कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं नेचर की एनर्जी को महसूस कर सकता हूं और तुम्हारे पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर सकता हूं। चाहे तुम जहां पर कितने इंप्रेसिव क्यों ना हो, लेकिन तुम जहां पर मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तुम्हारा पॉइजन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसी के साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वो बारबेरियन से कहता है कि क्राउन प्रिंस और पैंग गार्ड को यहां से लो, जल्दी से बाहर निकल जाओ। यहाँ पर एक फुल ऑन फाइट होने वाली है जिसमें काफी ज्यादा खतरा है। तो बारबेरियन उसे कहता है कि हाँ, मैं इन लोगों को यहाँ से बाहर तो ले जाता हूँ, मुझे पता है कि तुम इस फाइट को जीत सकते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम इस फाइट को बिना एम्परर को मारे जीत पाओगे? क्योंकि जिस बंदे से तुम फाइट करने वाले हो वो मिंग डायनेस्टी का एम्परर है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं अगर तुम एम्परर को मार डालोगे। तो हमारा योंगम्योंग से कहता है कि मैं भी यहाँ पर इसी दुविधा में हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर क्राउन प्रिंस से जानना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। तो वो उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस मैं यहाँ पर 20 स्पिरिट को इसकी बॉडी से निकाल सकता हूँ, लेकिन उसको निकालने के दौरान एम्परर मर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर सही से फैसला करना होगा, तुम्हें यहाँ पर बताना होगा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फुल ऑन फाइट करूंगा तो एम्परर के मरने के साथ साथ 20 एम्परर भी मारा जाएगा। अगर मैं दोनों में से यहाँ पर एक को मारने की कोशिश करूंगा तो दूसरे को बहुत ज्यादा खतरा होगा। तो क्या तुम यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो? क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं ये प्रोसीजर को स्टार्ट करूं, क्योंकि मैं यहाँ पर एम्परर की बॉडी के अंदर से 20 पॉइजन को उसे हर्ट किए बिना बिल्कुल भी नहीं निकाल पाऊंगा। तो क्राउन प्रिंस रोना शुरू कर देता है और कहता है प्लीज मेरे फादर को बचा लो, प्लीज यहाँ पर इस 20 स्पिरिट को उसकी बॉडी से निकाल दो। तो मां योंगम्योंग उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा एम्परर को जिंदा रखकर 20 स्पिरिट को उसकी बॉडी के अंदर से निकाला जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 179 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग इसमें कामयाब हो पाएगा, क्या वो यहाँ पर 20 स्पिरिट को निकाल पाएगा या नहीं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा योंगम्योंग जो था यहाँ पर उस एंशिएंट बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि यहाँ पर यंग प्रिंस ने उसे इजाजत दे दी है, लेकिन उसने ये भी कहा था कि उसके डैड को जिंदा छोड़ना, यानी कि एम्परर को जिंदा बचाना है हर हाल में। तो अब यहाँ पर हमारा योंगम्योंग जो होता है उस एंशिएंट बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और साथ ही वो कहता है सबसे पहले यहाँ पर इस पॉइजन से ही निपट लेते हैं। तो योंगम्योंग अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी स्पेशल टेक्निक के साथ उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारा योंगम्योंग हर तरह की एनर्जी को पॉइजन में चेंज कर सकता है और पॉइजन को चेंज करके उसे नेचुरल एनर्जी में चेंज कर सकता है। तो जैसे हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर ऑल पॉइजन डिवॉल्विंग टेक्निक को यूज करता है, तो वहां पर जो एम्परर की बॉडी के अंदर जो पॉइजन बीस्ट होता है वो बीस्ट की बॉडी जो होती है और उसका पॉइजन जो होता है हमारा योंगम्योंग के हाथ की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो यंग मास्टर पैंग कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर अलायंस लीडर ने जो मैजेस्टी की बॉडी के अंदर जितना पॉइजन है उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। तो हमारा प्रिंस कहता है कि आहिर यहाँ पर क्या करना चाहता है, क्या यहाँ पर हमारे एम्परर की बॉडी के अंदर से सबसे पहले उस पॉइजनस बीस्ट को बाहर निकालना चाहता है। उनकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल और जबरदस्त काली एनर्जी निकल रही है, लेकिन इसी के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो भी आगे से रेजिस्ट करता है और एम्परर की आंखें चमकना शुरू हो जाती है। तो एम्परर जो होता है वहां पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, जबकि मायोन कहता है कि इस तरह से चिल्लाने से कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा सारे का सारा पॉइजन इस वक्त मैं यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने वाला हूँ, चाहे तुम यहाँ पर कितना ही क्यों ना चला लो। और इसी के साथ ही मायोन कहता है अगर ऐसी बात है, चाहे तुम यहाँ पर जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। और साथ ही हमारा योंगम्योंग जो होता है वहां पर उसको प्योर एनर्जी में चेंज करना शुरू कर देता है। तो वहां पर दोनों तरफ से एनर्जीज आपस में टकरा रही होती है, पूरे का पूरा पैलेस हिल रहा होता है। तो बाहर जो गार्ड्स होते हैं वो सभी लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई अर्थक्वेक आया है या फिर यहाँ पर कुछ और हो रहा है। अंदर क्राउन प्रिंस और उसके साथी और इस वक्त एम्परर भी अंदर ही मौजूद है। आज यहाँ पर हो क्या रहा है, और साथ उन्हें वहां पर एक बहुत ही ब्लैक कलर का ऑरा दिखाई देता है, यानी कि उन्हें वो पॉइजनस बीस्ट की एनर्जी भी दिखाई देती है और वो सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि अंदर का सीन दिखाते हैं जहां पर हमारा योंगम्योंग जो होता है, योंगम्योंग अपनी एनर्जी के साथ वहां पर उस डार्क पॉइजनस एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद दिखाते हैं कि हमारा योंगम्योंग इसमें कामयाब रहता है, एम्परर की बॉडी के अंदर से वो बीस्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है और वो बीस्ट की सारी एनर्जी जो होती है एम्परर की बॉडी के अंदर से बाहर निकल आती है और उसकी रियल बॉडी जो होती है वो भी एम्परर की बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है। तो हमारा योंगम्योंग कहता है कि लो हमने
जहाँ पर इसकी रियल बॉडी को बाहर निकाले। और साथ ही वो चिंगू स्नेक से कहता है कि अब जबकि उसकी रियल बॉडी बाहर आ चुकी है, बाकी का काम तुम्हारा है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं बॉस, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा चिंगू स्नेक बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ आगे बढ़ता है और जाकर उस बीस्ट को अपने दांतों के साथ बाइट मारता है। वो उसकी गर्दन से उसको पकड़ लेता है और हमारा जोंगम्योंग कहता है कि इसे पकड़ कर रखो। और साथ ही वो अपना ब्लेड निकाल कर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है ताकि अपने ब्लेड के साथ उसको मार सके। तुम्हारा जोंगम्योंग आगे बढ़ता है, अपने ब्लेड के साथ उसकी गर्दन के ऊपर कट लगाता है और इसी के साथ ही वो पॉइजनस बीस्ट को वहां पर मार डालते हैं। तो जोंगम्योंग चिंगू स्नेक से कहता है कि तुमने काफी अच्छा किया, आप जल्दी से वापस आ जाओ। और इसी के साथ ही क्योंकि हमारे जोंगम्योंग ने उस पॉइजनस बीस्ट को काट दिया था, तो उसके मरने के साथ ही वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से एक छोटा सा पर्ल बाहर की तरफ गिरता है। और हमारा जोंगम्योंग जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि जहां पर ये हो गया है, क्योंकि हमने जहां पर इसको मार डाला और पॉइजनस बीस्ट मर चुका है, तो इसकी बॉडी के अंदर से उसका पर्ल निकला है जो कि उसका कोर एनर्जी सेंटर था, जिसकी वजह से उसको यहाँ पर एनर्जी मिल रही थी। तो बारबेरियन चीफ कहता है कि अपनी आंखों से देखने के बावजूद मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा मैंने यहाँ पर क्या देखा है। जबकि गार्ड पैंग कहता है कि मुझे खुद यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा कि मैं इस चीज से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जबकि इस चीज से फाइट करना नामुमकिन था। और हमारे जोंगम्योंग ने किसी ऐसे को इस वक्त हरा दिया है जो सिर्फ और सिर्फ कभी लेजेंड्स में हुआ करता था, यानी कि उसने कहानियों के अंदर मौजूद इस बीस्ट को अपनी एनर्जी के साथ हरा दिया है। तुम्हारे जोंगम्योंग के लिए तो यहाँ पर सिर्फ यही मैटर करता है, लेकिन दूसरी तरफ से क्राउन प्रिंस है, क्राउन प्रिंस के लिए ये मैटर नहीं करता कि इसने यहाँ पर किसको हराया या किसको नहीं हराया। उसके लिए तो यहाँ पर अपने फादर सबसे अहम है। तो वो अपने एम्पर की तरफ देखता और भागता हुआ उसके पास चला जाता और कहता है फादर फादर क्या आप ठीक है, प्लीज जल्दी से उठ जाएं, अभी वो होश में नहीं होते। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि नहीं जल्दी होश आ जाएगी, फिलहाल के लिए ये बेहोश रहने वाले हैं। और साथ ही हमारा जोंगम्योंग आगे बढ़ता है, जाकर उस स्फीयर को उठाता है, उस एनर्जी बॉल को उठाता है। तो जब वो उस एनर्जी स्फीयर को उठाता है, उसे उठाकर महसूस कर रहा था कि इसके अंदर से बहुत ही अजीब सी एनर्जी निकल रही है। तो बारबेरियन चीफ उसके पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि यहाँ पर क्या हो गया, मैं तो यहाँ पर मरने वाला था, मैं तो यही सोच रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैंने कुछ बहुत ही अजीबो गरीब देख लिया है। तो इसी के साथ चिंगू स्नेक जो होता है वो कहता है कि देखो तो जरा इसका एनर्जी कोर कितना ज्यादा बड़ा है, क्या तुमने पहले कभी यहाँ पर इस तरह के किसी स्पिरिचुअल लेसन वाले एनर्जी कोर को देखा है? मैंने तो यहाँ पर नहीं देखा। इसकी एनर्जी कोर इतनी बड़ी है कि ये इसे एक ड्रैगन की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी दे सकती है, जिस तरह से यहाँ पर हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जैसे हमने तुमने ब्लैक ड्रैगन और इस थंडर ड्रैगन को हराया था, उनकी बॉडी के अंदर से इसी तरह के बड़े बड़े पर्ल्स निकले थे। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि इसके अंदर से जो ऑमनियस एनर्जी निकल रही है वो बहुत ज्यादा अजीब है और उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा भी है। तुम्हारा चिंगू स्नेक कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर जितना पावरफुल ऑरा और जितनी पावरफुल स्पिरिचुअल एसेंस है, मुझे लगता है कि जो भी ओनर था, यानी जिसने भी यहाँ पर इस स्पिरिचुअल पॉइजन बीस्ट को कंट्रोल किया हुआ था, उसने इसे ठीक तरह से इसको यूज करना नहीं सिखाया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी फुल पावर को ड्रॉ नहीं कर पा रहा था। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि फिलहाल के लिए इसको छोड़ो, हम लोग यहाँ पर से निकलते हैं, क्योंकि ये पैलेस जो हो सकता है कि इसकी दीवारें गिर जाए। तो इसी के साथ ही वो चीफ से कहता है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया, पहले हम लोग मैजेस्टी को चेक करते हैं क्या वो ठीक है, और अगर उसे पॉइजन न्यूट्रलाइजेशन की जरूरत है तो वो करते हैं और उसके बाद बाहर निकलते हैं। तो इसी के साथ ही वो चीफ से बात कर रहा होता है, लेकिन चीफ आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा होता, वो अपनी जगह के ऊपर पूरी तरह से हैंग हो चुका होता है। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि चीफ तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पर कोई बात क्यों नहीं कर रहे? तो चीफ जो होता है पूरी तरह से वहां पर हैंग हो चुका होता है, उसकी सांसें भी रुक चुकी होती है, उसकी बॉडी के अंदर उसका ब्लड फ्लो भी रुक चुका होता है, यानी कि ऐसे लगता है जैसे कि पूरी तरह से टाइम ही रुक चुका हो। तो चिंगू स्नेक उसे कहता है कि जोंगम्योंग वहां पर साइड के ऊपर देखो, सिर्फ यही नहीं बल्कि बाकी के सभी लोग भी अपनी अपनी जगह के ऊपर रुक चुके हैं, कोई चीज भी यहाँ पर मूव नहीं कर पा रही। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर तो हर एक चीज रुक चुकी है, जहां तक कि पैंग फैमिली का वो गार्ड और साथ में क्राउन प्रिंस और एम्परर कोई भी यहाँ पर मूव नहीं कर पा रहा है, जहाँ पर चल क्या रहा है। और इसी के साथ ही हमारे जोंगम्योंग के हाथ में जो बीड होता है उसके अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है और उस एनर्जी के साथ आसपास के स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। चिंगू स्नेक चिल्लाकर उसे कहता है कि ये तुम्हारे हाथ में जो भी चीज है, एनर्जी कोर या जो भी, इसको उठाकर फेंक दो, क्योंकि इसी के अंदर से ये स्पिरिचुअल एसेंस निकल रहा है और यही यहाँ पर अजीब सी चीजें क्रिएट कर रहा है, इसको फेंक दो। तुम्हारा जोंगम्योंग जो होता है वहां पर उस एनर्जी कोर को फेंक देता है। इस एनर्जी कोर के अंदर से क्या निकलने वाला है, एनर्जी कोर इतना ज्यादा पावरफुल रिएक्शन क्यों दे रहा है, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चिंगू स्नेक हमारा जोंगम्योंग से कहता है कि तुम्हारे हाथ में ये जो भी एनर्जी कोर है इसे फेंक दो, और हमारा जोंगम्योंग उस एनर्जी कोर को फेंक देता है क्योंकि उसके अंदर से बड़ी अजीब सा फिनोमिना निकल रहा था, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी एसेंस और साथ में आसपास के स्पेस का क्रैक होना। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कुछ अजीब सा स्पिरिचुअल एसेंस उसके अंदर से महसूस हो रहा है, लेकिन अचानक से ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे फेंकने के बाद साथ ही अपनी स्वर्ड के साथ उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है ताकि उसे डिस्ट्रॉय कर सके। उसे लगता है कि वो इस एनर्जी कोर को डिस्ट्रॉय कर देगा तो
सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी एनर्जी स्लश जो होती है उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करती। वो जो एनर्जी कोर होता है वो टूटता नहीं है, उसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं पड़ता। हालांकि वो जाकर सीधा हवा में एक जगह के ऊपर रुक जाता है जहां पर आसपास क्रैक्स पड़ जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे कि वो स्पेस के अंदर जाकर अटक गया हो। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि इस बात की मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। पहला तो ये मैं इसके ऊपर अटैक किया लेकिन इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं आया और ये टूटा भी नहीं है। और दूसरा ये है कि जहां पर इसने आसपास के क्रैक आसपास यहाँ पर क्रैक्स क्यों पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि स्पेस के अंदर क्रैक्स पड़ते जा रहे हो। ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। एक तो इसके अंदर से बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एसेंस निकल रहा है जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट है और ऊपर से यहाँ पर यह अपने आसपास की स्पेस को भी स्प्लिट कर रहा है। आसपास की सारी स्पेस यहाँ पर टूटती जा रही है, टुकड़े टुकड़े हो रही है। तुम्हारा जोंगम्योंग भी हैरान होता है और साथ में जिंगू स्नेक भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस और पेंग गार्ड की तरफ देखो, उनकी बॉडीज भी वहां पर टुकड़े टुकड़े हो रही है और साथ ही वहां पर चीफ बारबेरियन जो होता है वो भी यहाँ पर उसकी बॉडी भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि ये इनकी असली बॉडीज नहीं टूट रही बल्कि जहां पर स्पेस है जो कि टूट रही है, यानी स्पेस टूटकर हमें यहाँ पर किसी दूसरी राम के दरवाजे को ओपन किया जा रहा है। जबकि उन्हें सामने से आवाज आती है, कोई कहता है कि देखो तो जरा यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसने मेरे जैसे लॉर्ड को दूसरी बार इस दुनिया में बुला लिया है, वो भी इतने शॉर्ट समय में। यानी पहली बार भी ये बंदा नीचे आ चुका है और ये दूसरी बार भी यहाँ पर आया। और अगर आपको याद हो तो पहली बार ये यहाँ पर कब आया था, ये डिमोनिक लॉर्ड से मिलने के लिए आया था। ये अपने आप को ह्यूमनली डीमन गार्ड कहता है जो कि डिमोनिक कर्ल से ही राइज होकर ऊपर गया था, यानी कि डिमोनिक कर्ल से ही इसने अपने आप को ग्रेटली राइज किया था। और उसके बाद लेवल अप करने के बाद अब ये अलग दुनिया में रहता है, एक अलग ग्राम में रहता है। तो वो कहता है कि लगता है कि इस दुनिया के कानून को पूरी तरह से चेंज किया गया है, इस दुनिया के जो नेचुरल कानून है उनको यहाँ पर बदल दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर दूसरी बार आना पड़ा है। तो वहीं पर वो उसके सामने अपीयर होता है और अपने हाथ में उस स्फीयर को भी पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर लगता नहीं है कि तुम यहाँ पर मेरे ही सेक्टर के डिसेंडेंट हो, यानी कि तुम डिमोनिक कर्ल के डिसेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं लगते। मुझे पता है कि डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर एक सपने के साथ आगे बढ़ रहे थे, उन्हें यहाँ पर पूरे के पूरे झांगू के पर कब्जा करना था, पूरी म्यूरम का सर झुकाना था ताकि वो सभी लोग पूजा करें और पूजा करने से मुझे यहाँ पर शक्ति मिलेगी। लगता है कि मेरे डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर डिमोनिक रूल अचीव करने में फेल हो गए हैं। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि ये तो यहाँ पर डिमोनिक सेक्टर के बारे में बात कर रहा है, क्या ये एक डिमोनिक मास्टर है? तुम्हारा जिंगू स्नेक उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर इसे देखकर बता नहीं सकते कि यही वो इस मास्टर है जिसने यहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस को कंट्रोल किया था, यही उस कोर का भी मास्टर और साथ ही उस पॉइजन बीस्ट पॉइजन का भी मास्टर है। ये बंदा ह्यूमनली डीमन गार्ड है जो कि यहाँ पर पहले तुमने जितने भी लेवल्स देखे हैं उन सभी से काफी ज्यादा अलग है। तुम्हारा जोंगम्योंग जो होता है वो वाकई में उसकी एनर्जी को महसूस कर पा रहा होता है और कहता है कि मैंने आज तक अभी तक यहाँ पर इतना पावरफुल कोई भी मास्टर नहीं देखा। मुझे लगता है कि ये भी डिमोनिक पाथ में बहुत ज्यादा हायर लेवल पर है। मुझे लगा था कि हमने डिमोनिक पाथ के सभी मास्टर्स को मार दिया है, लेकिन अब यहाँ पर अचानक से कोई और निकल आया जो कि डिमोनिक पाथ में इतना ज्यादा पावरफुल है कि मैं यहाँ पर उसकी एनर्जी को महसूस भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे से भी वो ज्यादा पावरफुल है। हालांकि मैं यहाँ पर फायर राम की बाउंड्री को ब्रेक करने के बाद अब यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका हूं जहां पर कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ऊपर भी कोई है। मेरे इंस्टिंक्ट्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर हमारी फाइट होती है तो मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, चाहे मैं किसी भी लेवल पर क्यों ना हूं, लेकिन इस बंदे को हराना नामुमकिन है। ये बंदा हीवन ब्रिलियंस डीमन लॉर्ड और ब्लैक डीमन ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है, बल्कि ये उनसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ह्यूमनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर इस बारे में क्यूरियस हूँ कि लड़के तुमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल एसेंस के साथ मेरे जैसे डीमन गार्ड को यहाँ पर कैसे बुला लिया? लगता है कि तुमने यहाँ पर अपने आप को डिमोनिक एसेंस से बचा कर रखा हुआ और इसके बावजूद तुमने यहाँ पर स्पिरिचुअल एसेंस को यूज करते हुए इस कोर की मदद से मुझे यहाँ पर बुलाया है। लगता है कि तुम्हारा पावर लेवल उस हद तक पहुंच चुका है जहां पर से तुम भी एक दिन ब्रेक थ्रू करने के बाद मेरे लेवल पर पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से तुमने यहाँ पर नेचुरल लॉज को चेंज करते हुए स्पेस को मैनिपुलेट किया, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा है। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि ये तुम्हारे कंधे के ऊपर क्या चीज है? फिर साथ ही वो कहता है कि मैं इसे पहचानता हूँ, ये क्या है? ये स्नेक चियोंगैक है, यानी कि ये ब्लू हॉर्न स्नेक है जो कि लास्ट टाइम बच गया था। जब मैंने अपने लोगों को आज से कई सौ साल पहले कहा था कि यहाँ पर जितने भी स्पिरिचुअल बीस्ट हैं सभी के सभी स्पिरिचुअल बीस्ट और जितनी भी आत्माएं उन सभी को पकड़ लो, तो उस वक्त एक बीस्ट जो था वो भाग गया था और उस बीस्ट को एक पावरफुल मास्टर ने अपना टूल बनाया हुआ था, उसका नाम नेमलेस वैंडरर
वेंडरर था। अगर यहाँ पर ब्लू हॉर्न स्नेक वापस आ गया तो उसका मतलब यह है कि नेमलेस वेंडरर भी वापस आ गया होगा। तो वो उससे पूछता है कि नेमलेस वेंडरर इस वक्त कहां पर है। तो नेमलेस वेंडरर वही है जिसने यहाँ पर हमारे योंगम्योंग के टैंकलैंड की जड़ रखी थी, यानी कि वो इनका मास्टर, इनका एंसेस्टर है। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि अगर यहाँ पर नेमलेस वेंडरर खुद नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि तुम उसके सक्सेसर हो सकते हो, तुमने उसी के पास से टीचिंग्स ली होंगी। फिर साथ ही वो कहता है कि अब यहाँ पर तुम दोनों को दोबारा देखने के बाद मुझे यहाँ पर पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं। और साथ ही वो कहता है कि लड़के मैं यहाँ पर तुम्हारी मेमोरीज को भी देख सकता हूँ, तुम्हारा नाम टैंग योंगम्योंग है। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि लड़के तुम मेरे डिमोनिक कल्ट से नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर मुझे आने पर मजबूर कर दिया। अब जबकि तुमने यहाँ पर मुझे भुला ही लिया है तो मैं कम से कम देखूंगा कि तुम्हारे अंदर क्या ऐसी एबिलिटीज हैं जिसकी वजह से तुम इस लेवल पर पहुंच पाए हो, क्योंकि इस लेवल के ऊपर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है जो कि इस लेवल पर पहुंच पाता है और इससे आगे ब्रेक थ्रू कर पाता है। अब मैं यहाँ पर पूरा टाइम लेने वाला हूँ और साथ ही वो आसपास की पूरी स्पेस को मैनिपुलेट करते हुए हमारे योंगम्योंग को पूरी तरह से अपनी राम के अंदर ले जाता है, जहां पर ऐसा लगता है जैसे वो गैलेक्सी में उड़ रहे होते हैं। तो उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने यहाँ पर क्या है, अब तुम यहाँ पर मुझे एंटरटेन करोगे, तुम मुझे दिखाओगे कि तुम्हारे पास क्या है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 181 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा योंगम्योंग हीवनली डीमन गार्ड का मुकाबला कर पाएगा या नहीं। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लीडिंग फेट के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हीवनली डीमन गार्ड जो होता है हमारे योंगम्योंग से कहता है कि आप दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। अब जबकि तुमने यहाँ पर जैसे कैसे मुझे बुला ही लिया है तो कम से कम मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या कुछ खास बात है। तो इसी के साथ ही योंगम्योंग अपना ब्लेड लेकर उसके ऊपर स्ट्राइक लगाने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वहां पर उसके अपने स्काई पियर्सिंग स्लैश के साथ अटैक करता है तो इसी के साथ ही वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो हीवनली डीमन गार्ड जो होता है वो स्ट्राइक्स उसके करीब ही नहीं पहुंच पाती। उसकी बॉडी के इर्द गिर्द एक नेचुरल एसेंस का ऑरा होता है जो कि उसकी बॉडी के आसपास यहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर रहा होता है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है क्या तुम उसकी बॉडी के इर्द गिर्द स्पिरिचुअल एसेंस की वो शील्ड देख रहे हो जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी उसके करीब नहीं पहुंच पा रही। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हारी एनर्जी यहाँ पर किसी ऐसे बंदे के काफी ज्यादा रिलेटेड है जो बंदा मैं पहले भी देख चुका हूँ, नेमलेस वेंडरर के सक्सेसर। आप बताओ कि तुम और क्या कर सकते हो, क्या तुम अभी भी यहाँ पर एक तलवार लेकर मेरे पर अटैक करने वाले हो। और साथ ही वो कहता है कि मुझे दिखाओ कि इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो। और इसी के साथ ही वहां पर वो अपनी एनर्जी को यूज करता है, वो अपने हाथ को हिलाता है। जब वो अपने हाथ को हिलाता है तो वहां पर माय योंगम्योंग के आसपास काफी सारी आंखें निकल आती है जो कि आसपास एक आंखों की एक पट्टी बनाते हैं, यानी पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। तो योंगम्योंग भी काफी हैरान होता है कि अब यहाँ पर क्या करने वाला है। तो ऐसे लगता है जैसे कि वहां पर सामने एक बड़ी सी बटरफ्लाई ने अपने पंख फैलाए हों। तो माय योंगम्योंग कहता है कि इसने पूरे के पूरे एरिया को अपने स्पेल के साथ ही कवर कर लिया, यानी कि इसने अपने हाथ को हिलाया और इसके आसपास का पूरा एरिया इंस्टेंटली यहाँ पर एक स्पेल के साथ कवर हो चुका है। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि योंगम्योंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस अटैक को ब्लॉक कर पाओगे, क्योंकि वहां पर उस बड़े से स्पेल के अंदर से बहुत ही पावरफुल ठंडर निकल रही होती है और वो ठंडर जो होती है योंगम्योंग के ऊपर आकर गिरती है। तो वहां पर योंगम्योंग को एक जबरदस्त झटका लगता है क्योंकि हमारे योंगम्योंग ने पहली बार इस तरह का कुछ महसूस किया है। ये कोई मार्शल आर्ट्स नहीं थी, ये कोई स्पेल नहीं था, बल्कि ये नेचुरल लॉ थे। उसने यहाँ पर अपने स्पेल की मदद से आसमान के ऊपर से ठंडर बुलाई और उस ठंडर के साथ हमारे योंगम्योंग के ऊपर अटैक कर दिया। जो ठंडर वाकई में नेचुरल थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहता है कि देखो तो जरा तुम काफी ज्यादा इंप्रेसिव हो, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर इतने भी इंप्रेसिव नहीं हो। फिर साथ ही ठंडक गिराने के बाद वो देखता है कि योंगम्योंग अभी भी अपने पांव पर खड़ा होता है। वहां पर उस अटैक के अंदर से निकलने के बाद वो अपनी तलवार लेकर फिर से उसके ऊपर कट लगाने के लिए तैयार होता है। तो वो हमारा योंगम्योंग जो होता है वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा। और इस बार हमारा योंगम्योंग जब उसके ऊपर कट लगाता है तो वो कट उसकी गर्दन के ऊपर जाकर लगता भी है, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर लॉ और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है इसी वजह से यहाँ पर वो कट उसकी गर्दन के ऊपर लगने के बावजूद उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता और इसी के साथ ही वो बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसे कहता है। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ये सोच रहा था कि तुमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन तुमने सिर्फ ब्रेक थ्रू नहीं किया बल्कि तुमने एक ऐसा ब्रेक थ्रू किया है जिसमें तुम यहाँ पर टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट कर सकते हो, वो भी फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों में। इसका मतलब यह है कि तुम इस स्पेस और टाइम से पूरी तरह से आजाद हो, चाहे तुम यहाँ पर कितनी बार तुम्हें यहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, लेकिन तुम इस स्पेस और इस टाइम से बहुत ज्यादा अलग हो। लेकिन अफसोस कि तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल अभी उस हद तक नहीं पहुंचा, क्योंकि हमारा योंगम्योंग जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के बाद खुद ही ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और उसकी हालत काफी खराब होती है। तो योंगम्योंग कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ उसे कट करने की कोशिश की, लेकिन जो भी एनर्जी के साथ मैंने उसके ऊपर अटैक किया वो सारी एनर्जी वापस मेरे पर बैकलैश हुई, जिसकी वजह से इस वक्त मेरी ये हालत हो चुकी है। क्या वाकई में यहाँ पर इस बंदे से फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुका था जहां पर म्यूजियम के अंदर कोई भी ऐसा
दूसरा नहीं था जो मेरा मुकाबला कर सके। तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, मुझे लगता है कि अब हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, हम दोनों यहाँ पर मरने वाले हैं। और साथ ही उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता है, हम दोनों यहाँ पर से नहीं निकल पाएंगे। और फिर साथ ही उसे कहता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं घर पर ही रहता और तुम्हारे साथ आता ही नहीं, वहां पर लेडी मीसू की बाहों में बैठा रहता और आराम करता। तो मां जोंगम्योंग से कहता है कि अभी भी यहाँ पर देर नहीं है, अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम जा सकते हो, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर यहाँ पर तुम मेरे साथ अपने सोल कनेक्शन को तोड़ो, यहाँ पर से वापस चले जाओ। तो वो उसे कहता है कि तुम इस वक्त कह रहे हो जबकि यहाँ पर मौत हमारे सामने खड़ी है, वहां पर सामने देखो, उसकी स्पिरिचुअल आइज के अंदर से बड़े बड़े दानव निकल रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि अब यहाँ पर से मैं तुम्हें अकेले छोड़कर जा पाऊंगा? तो फिर साथ ही उसे कहता है कि तुम तो यहाँ पर नहीं बच पाओगे और अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर मरने वाला हूँ। आए दोस्त होते किस लिए हैं? दोस्त एक साथ मिलकर लड़ते हैं और आखिर तक लड़ते हैं। तो मां जोंगम्योंग उसे कहता है कि तुम कुछ ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, बाद में पछताओगे तो नहीं। तो वो कहता है नहीं, अब मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पछताऊंगा, और पछताऊंगा तो तब ना जब मैं जिंदा बचूंगा। और इसी के साथ ही वहां पर वो बड़े बड़े बीस्ट जो होते हैं निकल आते हैं। तो हीवनली डीमन गार्ड उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम और क्या कर पाते हो, क्या तुम इस हालत में भी इन बीस्ट का मुकाबला कर पाते हो या नहीं। साथ ही वो अपने बड़े बड़े बीस्ट से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो, और वो बड़े बड़े दानव जो होते हैं वहां से निकलते हैं और हमारे जोंगम्योंग के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा जोंगम्योंग अपनी तलवार को घुमाकर उन सभी के ऊपर स्ट्राइक्स लगा रहा होता है, लेकिन क्योंकि दानव बहुत ज्यादा होते हैं वो सभी लोग वहां पर उसे पूरी तरह से घेर लेते हैं, वो उसके ऊपर ही आकर घिरते हैं, जिसकी वजह से हमारे जोंगम्योंग को कट लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन हीवनली डीमन गार्ड कहता है कि हाँ मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है, तुमने यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी को यूज किए बिना ही यहाँ पर प्योर एनर्जी के साथ ब्रेक थ्रू किया, और तुम यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहाँ पर से सिर्फ एक और ब्रेक थ्रू और उसके बाद तुम यहाँ पर इस दुनिया के नेचुरल लॉज को ब्रेक करने के बाद मेरे लेवल तक आ जाओगे। और साथ ही वो खुद में वहां पर सोच रहा होता है कि इस बच्चे को यहाँ पर खुद भी इस बात का आइडिया नहीं है कि इस लड़के ने यहाँ पर क्या हासिल कर लिया है। मुझे लगता है कि ये लड़का पूरी तरह से तैयार हो चुका है इस दुनिया के नेचुरल लॉज को ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर से इस बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इसे खुद पता नहीं है कि इसके आगे क्या है। लेकिन अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी नॉन डिमोनिक इंसान को जो कि हमारे सेक्टर से नहीं है उसको यहाँ पर इस लेवल तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं यहाँ पर देखना चाहता था कि ये क्या कर सकता है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर इसे पूरी तरह से मारना होगा ताकि ये मेरा बन जाए। तो इसी के साथ ही यहाँ पर हमारे जोंगम्योंग को दिखाता है कि वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है। हमारे जोंगम्योंग को लगता है कि वो अब यहाँ पर मरने वाला है, लेकिन इसी के साथ ही दिखाता है कि स्पेस के अंदर एक और क्रैक पड़ता है और उसके अंदर से एक बहुत ही पावरफुल जबरदस्त ब्लू कलर की एनर्जी निकलती है। और वो ब्लू कलर की एनर्जी जो होती है वहां पर उस बटरफ्लाई के ऊपर पड़ती है, जहां पर वो बड़े बड़े बटरफ्लाई के विंग्स जो होते हैं वो भी टूट जाते हैं। तो जोंगम्योंग उठता है और कहता है कि ये क्या हो रहा है, क्या तुम यहाँ पर इस इंटरनल एनर्जी को देख पा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे हो? तो जिंगू स्नेक कहता है कि हाँ ये स्काई पियर्सिंग रेडियंस है, यानी तुम्हारी टेक्निक है। आज यहाँ पर तुम्हारे जैसी सेम टेक्निक को कौन यहाँ पर यूज कर रहा है? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जरा गौर से देखो, क्या तुम देख पा रहे हो? उस हीवनली डीमन के साथ यहाँ पर एक तलवार नीचे गिरी है। तुम्हारा जोंगम्योंग वहां पर अपने सामने देखता है तो उसके सामने सेम वैसी एक तलवार होती है जैसा डैगर वो यूज करता है। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है ये पॉसिबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? जबकि हीवनली डीमन गार्ड कहता है देखो तो यहाँ पर कौन आया है, लगता है कि कुछ अनवांटेड गेस्ट यहाँ पर आ गए हैं तुम्हें बचाने के लिए। और साथ ही हमारे जोंगम्योंग को वहां पर अब ग्रीन कलर की एनर्जी दिखाई देती है जो कि पॉइजनस एनर्जी होती है, जो कि टैंक फैमिली की एनर्जी है। तुम्हारा जोंगम्योंग कहता है कि ये क्या, आसमान के ऊपर से जो चीज गिर रही है मैं उसको महसूस कर पा रहा हूँ, वो तो पॉइजनस नीडल्स है। इसका मतलब यह है कि ये एनर्जी 1000 ब्लॉसम फॉलिंग है, यानी कि वो रेन टेक्निक है जो कि हम लोग अपनी सेक्टर के अंदर यूज करते हैं। ये वो लेजेंडरी टेक्निक है जो कि नेमलेस वैंडरर यूज करता है। तुम्हारा जिंगू स्नेक उसे कहता है ये बिल्कुल भी नेमलेस वैंडरर नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा जोंगम्योंग जिंगू स्नेक से कहता है कि लास्ट टाइम मैं एक भीड़ के अंदर फंस गया था जहां पर डिमोनिक कल्ट के लीडर ने मुझे एक भीड़ के अंदर फंसा दिया था, मैं वहां पर अपनी जादू के साथ निमट रहा था, तो वहां पर नेमलेस वैंडरर मेरे सामने अपीयर हुआ था और मैंने उसे फाइट में हराया था और मुझे लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और ये वही है। तो जिंगू स्नेक भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही वहां पर अब ये फाइट जो होती है वो हीवनली डीमन गार्ड और नेमलेस वैंडरर जो कि अभी जहां पर अपीयर नहीं हुआ उन दोनों के बीच में हो जाती है। अब पता नहीं वो वाकई में नेमलेस वैंडरर है यहाँ पर कोई और हो सकता है। जहां पर हमारी एपिसोड 182 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कब आगे क्या होगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक जोंगम्योंग जो होता है वहां पर एक अलग स्पेस के अंदर हीवनली डीमन के साथ फाइट कर रहा था, जहां पर हीवनली डीमन उसे अपनी पावर्स दिखा रहा था। हीवनली डीमन उस लेवल पर होता है जहां पर हमारा टैंक जोंगम्योंग उसके सामने कुछ भी ना कर पाए। तो जब वो एंड के ऊपर उसके ऊपर वहां पर प्रेशर डालता है और हमारा जोंगम्योंग जख्मी हो जाता है तो वहीं पर उसे दिखाई देता है कि उसका जो हीवनली एंसेस्टर था वो यहाँ पर आ जाता है। टैंक फैमिली का एंसेस्टर वहां पर आने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है और वहां पर दोनों की आपस में फाइट शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर एंड के ऊपर रेन वाली स्पेशल
स्पेशल टेक्निक रिलीज होती है तो उसी के साथ दिखाते हैं कि हीवनली डीमन जो होता है उस रेन टेक्निक के बीच से अपने हाथ डालकर बाहर की तरफ निकलता है और कहता है मैंने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए भी आएगा। ये जो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया है इसकी पावर लेवल भी इस वक्त मेरी पावर लेवल्स के तकरीबन सेम टू सेम ही है, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे ने यहाँ पर अपनी स्पेस को छोड़कर मेरी स्पेस में आकर तुम्हें बचाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी यहाँ पर वेस्ट हुई होगी। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया, इसका मतलब शायद कि लड़के उसे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा खास हो और इसी वजह से वो तुम्हें बचाने के लिए आया है। लेकिन मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो रही है और मुझे लगता है कि तुम भी काफी ज्यादा बेहतर हो। इसी वजह से तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि डिमोनिक टाइज को छोड़कर अपने आप को ट्रांसेंडेंस राह में पहुंचाने के लिए आगे बढ़े और बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मेरे लेवल तक पहुंच पाओगे। और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर्स के भी पीछे, यानी कि नेचुरल ऑर्डर्स को भी तुम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो और तुम यहाँ पर दुनिया के कानून को इग्नोर करके यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच सकते हो, तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और इसी वजह से अगर मैंने यहाँ पर आज तुम्हें अपना नहीं बनाया तो फिर कल को मुझे इस बात का काफी ज्यादा पछतावा होने वाला है। जो चीज मेरी नहीं हो सकती मैं उसे यहाँ पर कंप्लीटली इरेज कर देता हूँ, मैं उसे खत्म कर देता हूँ। और वैसे ही हमारा जोंगम्योंग जो होता है अपनी तलवार उठाता है वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसके सामने एक तलवार गिरी थी। जबकि जैसे ही वहां पर हीवनली डीमन उसके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, इतनी देर में हमारा टैंक जोंगम्योंग तलवार लेकर उसके ऊपर जाकर एक स्ट्राइक लगा देता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है और उसी स्ट्राइक की वजह से हमारा हीवनली डीमन जो होता है वापस उसी क्रैक के अंदर गिर जाता है, जिस क्रैक के अंदर से वो निकला था। जब वहां पर उसके अंदर गिर रहा होता है वो कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बहुत ही अच्छे लड़के, अब मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मेरे साथ स्पेस के अंदर होगे, यानी कि तुम भी यहाँ पर इस जगह के ऊपर आ जाओगे। तुम इस नेचुरल ऑर्डर को तोड़ने के बाद, दुनिया के कानून को तोड़ने के बाद तुम यहाँ पर ब्रेक थ्रू करोगे और उसके बाद तुम इस लेवल तक जरूर पहुंच जाओगे। और साथ ही उसे कहता है कि उस लड़के जिसको रीजनरेशन की एबिलिटी मिली थी डिमोनिक सेक्टर का वो लड़का, मैंने उस लड़के की बॉडी के अंदर उसकी मेमोरीज को चेक किया था और मुझे उसकी मेमोरीज के अंदर तुम्हारे बारे में पता चला था कि तुम शीचुआन की टैंग फैमिली के यंग लॉर्ड हो, तुम्हारा नाम टैंग जोंगम्योंग है। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, हम लोग एक न एक दिन जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है, वो स्पेस जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिस स्पेस के अंदर हमारा जोंगम्योंग ने उसे वापस धकेल दिया था। और जैसे हमारा जोंगम्योंग जो होता है वहां पर देख रहा होता है स्पेस के टूटने के साथ ही वहां पर हमारा जोंगम्योंग वापस से उसी पैलेस के अंदर होता है, यानी कि वो सब कुछ खत्म हो जाता है। और वहां पर जो क्रैक्स वगैरह पड़े थे वो सारे के सारे क्रैक्स खुद से वहां पर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो सारे एक चीज वहां पर से गायब हो जाती है। तुम्हारा जिंगू स्नेक कहता है कि क्या तुम यहाँ पर देख पा रहे हो सब कुछ ठीक हो गया, लगता है सब कुछ नॉर्मल हो गया है। तुम्हारा जोंगम्योंग जो होता है वो जिंगू स्नेक से कहता है क्या तुम उससे जाकर मिलना नहीं चाहते? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है किससे? तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि नेमलेस वेंडरर से, वही जिसके पास तुम पहले हुआ करते थे, जिसने तुम्हें सील किया था। अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि वो यहाँ पर नेचुरल ऑर्डर के बियॉन्ड, यानी कि एक स्पेस के अलग स्पेस है उसके अंदर जहाँ पर एग्जिस्ट करता है और वो अभी तक जिंदा है, तो क्या तुम उससे जाकर मिलना नहीं चाहोगे? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि बेसिकली यहाँ पर मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मर चुका है, मरने के बाद दूसरी दुनिया में, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, ना ही जाकर उससे मिलूंगा। और साथ ही उसे कहता है क्या तुम इस बात से कोई प्रॉब्लम है कि मैं उससे मिलूं या फिर ना मिलूं? और साथ ही जिंगू स्नेक उसे कहता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ फिर से नॉर्मल हो गया है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच पाओगे जिस लेवल को हमने अभी भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है? तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पर इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा और एक दिन मैं भी यहाँ पर उस स्पेस के अंदर जाने वाला, क्योंकि मेरा लेवल भी उसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से मैंने वहां पर हीवनली डीमन को देखा है। तुम्हारा जोंगम्योंग उसे कहता है लेकिन कम से कम अब मुझे यहाँ पर अपने दुश्मन के बारे में पता है, मुझे पता है कि यहाँ पर टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड भी एक दुश्मन एग्जिस्ट करता है, एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन, एक ऐसा दुश्मन जिससे फाइट करना मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, एक ऐसा दुश्मन जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और जिससे फाइट करने के लिए, जिसको हराने के लिए मुझे यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। और जब तक वो दुश्मन यानी कि हीवनली डीमन एग्जिस्ट करता है तब तक मैं यहाँ पर डिमोनिक पाथ के डिसअपियर होने के बाद मैं सोच भी नहीं सकता। हमें तो लगा था कि हमने यहाँ पर डिमोनिक पाथ को क्लियर कर दिया, जब भी डिमोनिक मास्टर्स को मार दिया है और डिमोनिक सेक्टर को भी खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक खतरा हमारे सरों के ऊपर मंडला रहा है। तो टैंग जोंगम्योंग उसे कहता है कि लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक उम्मीद मिली है, मेरा मास्टर और साथ में नेमलेस वेंडर दोनों यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां पर अभी वो स्पेस के बियॉन्ड जिंदा है, यानी कि मैं उन लोगों से दोबारा मिल सकता हूं, दोनों जहां पर मेरा वेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर मैं उन तक किसी तरीके से पहुंच जाता हूं नेचुरल ऑर्डर को ब्रेक करने के बाद, तो वो लोग मुझे रास्ता दिखाएंगे और मुझे स्ट्रॉन्ग होने के बारे में टिप्स दे सकते हैं या फिर मुझे बता सकते हैं कि मैं आगे क्या करूं। जबकि हमारा जिंगू स्नेक जो होता है वो भी यहाँ पर सोच रहा था कि अगर मैं इस लड़के के साथ ही रहता हूं तो मुझे लगता है कि एक दिन मैं भी यहाँ पर अपने पुराने ओनर से वाकई में मिल पाऊंगा। तो हमारा जोंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर चीजें और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली हैं, क्योंकि अब हमें यहाँ पर और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा और साथ ही हमें और भी ज्यादा अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना होगा। किसी वक्त भी किसी जगह के ऊपर भी इस तरह का खतरा निकल कर आ सकता है, क्योंकि ये तो किसी जगह के ऊपर भी आ सकते हैं, क्योंकि ये लोग टाइम एंड स्पेस से परे हैं, ये लोग अपनी अलग एक स्पेस के अंदर रहते
रहते हैं और टाइम को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि तुमने जहाँ पर देखा, बिल्कुल ऐसे ये लोग यहाँ पर दोबारा ऐसा कर सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ पर इसके स्पिरिचुअल एसेंस को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इसके स्पिरिचुअल एसेंस को ट्रैक करना होगा। यहाँ पर इस दुनिया के ऊपर म्यूरियम के अंदर अभी भी जितने भी डिमोनिक मास्टर्स हैं सभी को ढूंढ कर खत्म करना होगा। लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी और भी ज्यादा मदद चाहिए होगी। तो क्या तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे? क्या तुम यहाँ पर हर चीज में, यानी कि यहाँ पर हर एक जगह के ऊपर तुम मेरे साथ जाओगे? तो जिंगू स्नेक उसे कहता है कि मैं तो वैसे भी यहाँ पर तुम्हारे साथ बाइंड हो चुका हूँ, यानी कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद जरूर ही करूंगा। और वैसे भी यहाँ पर हर जगह के ऊपर तुम अकेले तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाले। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि जब तक तुम यहाँ पर हीवंस के लेवल पर नहीं पहुंच जाते, यानी कि तुम हीवनली डीमन से भी आगे नहीं निकल जाते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ, ताकि तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला तो हो, वरना तुम अकेले यहाँ पर भटक जाओगे। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 183 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब बाहर की दुनिया में क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि हमारा टैंक जोंगम्योंग जो है वो तो अभी तक यहाँ पर उसी इनर स्पेस के अंदर ही था। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ब्लीडिंग फेट के एपिसोड 184 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक जोंगम्योंग जो होता है वहां पर से स्पेस के अंदर से अब बाहर निकलने वाला है, और जैसे ही वहां पर स्पेस टूटती है और वो स्पेस के अंदर से बाहर निकलता है, वो अपनी आंखें खोलता है, तो उसी के साथ उसके सामने वहां पर चीफ्टन खड़ा होता है। चीफ्टन उसे कह रहा था कि लायंस लीडर क्या तुम ठीक हो? और वो उसके सामने खड़ा होकर वहां पर एक जोरदार चीख मारता है, उसे कहता है कि वो क्या तुम ठीक भी हो या नहीं, कहीं तुम मर तो नहीं गए? जैसे वो उसके सामने खड़े होकर चिल्ला रहा था, इसी के साथ जोंगम्योंग उसके मुंह पर पंच दे मारता है और कहता है कि बेवकूफ कहीं कि ये तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर चिल्ला क्यों रहे हो? तो फिर साथ ही उसे कहता है कि प्लीज माफ करना, तुमने मुझे यहाँ पर डरा दिया था, मैंने पता नहीं कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से, तुम मेरे सामने खड़े होकर इस तरह से क्यों चला रहे हो? तो इसी के साथ जब वहां पर बाहर निकलते हैं तो हमारा जोंगम्योंग हैरान होता है कि ये क्या हम लोग रियल वर्ल्ड में आ गए और सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल नॉर्मल ही है। हमारा टैंक जोंगम्योंग उसे पूछता है कि बताओ कि यहाँ पर कितना वक्त गुजर गया? तो चीफ्टन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि कितना वक्त गुजर गया है? तुम यहाँ पर मेरे सामने खड़े थे, तुम यहाँ पर खड़े जब तुम यहाँ पर मेरे सामने बात कर रहे थे उसी वक्त तो अचानक तुम्हारी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान आ गए। इसी वजह से मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आ, मैंने यहाँ पर आकर तुमसे पूछा और तुम्हें कह कि तुम्हें अचानक से तुम्हें क्या हो गया है? बात करते करते वक्त अचानक से तुम्हारे बॉडी के ऊपर जख्म आ गए और तुम यहाँ पर एक सेकंड के लिए यहाँ पर रुक गए थे। तो हमारा जोंगम्योंग इस बात से बहुत हैरान होता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि मैं स्पेस के अंदर फाइट करके वापस आ गया, लेकिन इसके बावजूद बाहर के समय में यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं गुजरा है। तो हम लोग यहाँ पर इसके सामने खड़े थे और वहीं पर से खड़े मेरी बॉडी के ऊपर अचानक से जख्म भी आ गए। इसका मतलब यह है कि स्पेस के अंदर जो कुछ भी हो वो सब कुछ रियल था, लेकिन वहां पर जो टाइम था वो पूरी तरह से हीवनली डीमन के कंट्रोल में था, जिसकी वजह से बाहर जहां पर टाइम बिल्कुल भी नहीं गुजरा, लेकिन मेरी फाइट वहां पर बिल्कुल रियल थी। तो यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा क्राउन प्रिंस जो था अपने फादर को लेकर चिल्ला रहा था, क्योंकि उसका फादर ग्राउंड के ऊपर बेहोश पड़ा होता है। वो उसे कह रहा था कि फादर मेरी बात सुनो, क्या तुम ठीक हो? तो इसी के साथ ही एम्परर जो होते हैं अपनी आंखें खोलते हैं, क्राउन प्रिंस की तरफ देखते हैं, तो क्राउन प्रिंस काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसके फादर होश में आ गए हैं। जबकि वहां जिंगू स्नेक कहता है कि बीस्ट स्पिरिट ने उसकी बॉडी के अंदर से उसकी एनर्जी का हर एक कोर जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि जो एम्परर है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर जिंदा रह पाएंगे। अभी तक यहाँ पर अपनी विल की वजह से या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ की वजह से अभी तक जिंदा है, मुझे लगता है कि वो जल्दी मरने वाले हैं। तो हमारा जोंगम्योंग कहता है कि ये वाकई में एक सरप्राइज की बात है कि यहाँ पर एक एम्परर जो है जिन्होंने मार्शल आर्ट्स को अभी मास्टर भी नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर अपने बेटे से आखिरी कुछ बातें करना चाहते हैं, इसी वजह से वो अभी तक जिंदा है। लेकिन खैर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन कम से कम यहाँ पर क्राउन प्रिंस ने अपने फादर को बचाने की एक कोशिश तो की। तो इसी के साथ ही फादर उसे कहते हैं कि बेटा मुझे लगता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे एम्परर बनोगे, तुमने यहाँ पर अपने फादर की बजाय अपनी नेशन को चूज किया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा भरोसा है। मरने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें देख पा रहा हूँ कि तुम यहाँ पर नए एम्परर बनने वाले हो, तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है और मैं यहाँ पर शांति के साथ जा सकता हूँ। तो वो रोना शुरू कर देता है और कहता है कि फादर आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? जबकि हमारा जोंगम्योंग उसके पास आता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इनकी बात को सुनना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा और जिनके लिए ये बातें करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसी के साथ ही एम्परर जो होता है उसे कहते हैं कि क्या तुम अलायंस लीडर हो? क्या तुम हीवनली स्वर्ड अलायंस के अलायंस लीडर हो? मैंने यहाँ पर तुम्हारे बारे में सुन रखा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे की मदद की, तुम्हारी वजह से यहाँ पर मेरी सफरिंग खत्म हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ में था और मैं अपनी कंट्री के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था और तुमने यहाँ पर मुझे बचा लिया और मेरे कंट्री के लोगों को बचा लिया। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर क्राउन प्रिंस को अपना दोस्त बना लो, आज के बाद से तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो और मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए एक दोस्त भी बहुत ही अच्छा साबित
होगा और साथ ही यहाँ पर वो एक बहुत ही अच्छा एम्परर भी साबित होगा, यानी कि तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ ये करने वाला है, इसलिए प्लीज यहाँ पर इसका ध्यान रखना। तो साथ ही वहां पर एम्परर जो होते हैं वहीं पर उनका हाथ ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वो मर जाते हैं। तो क्राउन प्रिंस बेचारा तो वहां पर रोना शुरू कर देता है अपने फादर को लेकर, लेकिन साथ ही यहाँ पर दिखाते हैं अब जबकि यहाँ पर एम्परर जो है वो उस दर्द से आजाद हो चुके हैं, वो दर्द जो कि यहाँ पर उन्होंने पिछले 1 साल से बर्दाश्त किया था। बीस पॉइजन की वजह से उनकी बॉडी अंदर से इरोट हो रही थी और साथ ही उन्होंने यहाँ पर अपने बहुत सारे लोगों को मार डाला था, जिसकी वजह से उनका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो एम्परर के बारे में यहाँ पर लोगों को ज्यादातर जो बातें नहीं बताई गई, क्योंकि इंपीरियल फैमिली अब यहाँ पर ये सब कुछ तो नहीं बताना चाहती कि उनके अपने कुछ लोग गद्दार थे 20 पॉइजन की वजह से जब एम्परर बीमार हो गए थे, और साथ ही एम्परर ने यहाँ पर अपने मंत्रियों को मार डाला। ये सारी बातें पब्लिकली अनाउंस नहीं की जा सकती, सभी को यही बताया गया कि एम्परर एक बहुत ही खास पॉइजन की वजह से बीमार हो गए, जिसकी वजह से वो मर गए हैं। और उसके बाद अब यहाँ पर क्राउन प्रिंस नया एम्परर बनने वाला है और क्राउन प्रिंस नया एम्परर बनेगा और उसके बाद वो योंगम्योंग का पूरा साथ देगा। तो योंगम्योंग जो तब यहाँ पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और उनसे कहता है कि मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, मुझे अब यहाँ पर से जाना होगा, मैं ज्यादा देर के लिए अपनी गद्दी को नहीं छोड़ सकता, अलायंस में मेरी जरूरत है। तो क्राउन प्रिंस से कहता है कि प्लीज माफ करना कि हम लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर एक कैरेज का बंदोबस्त नहीं कर सकते और हम लोग प्रॉपर्ली तुम्हें यहाँ पर से छोड़ने के लिए भी नहीं आ सके, क्योंकि हमें यहाँ पर भी बहुत सारे काम थे और अभी तुम्हें रिवार्ड भी तो देने बाकी है। तुम्हारा योंगम्योंग कहता है नहीं, इसके बाद की इसकी जरूरत नहीं है, पहले यहाँ पर तुम्हारी इंपीरियल पैलेस के अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, तुम लोग यहाँ पर मुझे फिलहाल के लिए कुछ भी मत दो, बस मुझे मेरे लिए तुम्हारी दोस्ती ही काफी है और फिर किसी दिन तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं तुम लोग तुम हमसे मिलने के लिए आ सकते हो। और साथ ही उसे कहता है कि प्लीज माफ करना फिर से यहाँ पर कि हम तुम्हें यहाँ पर इसका रिपे नहीं दे सकते। साथ ही क्राउन प्रिंस से कहता है कि जिस दिन यहाँ पर सेरेमनी होगी, जिस दिन मुझे यहाँ पर नया एम्परर बनाया जाएगा, मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को इन्वाइट करूंगा, क्या तुम यहाँ पर आओगे और आकर देखोगे मुझे यहाँ पर नया एम्परर बनते हुए। अगर तुम यहाँ पर मेरी कोरोनेशन वाले दिन आओगे तो फिर यहाँ पर हम दुनिया के सामने इस बात को साबित कर सकते हैं कि हमारी जो इंपीरियल फैमिली है वो भी यहाँ पर राइटियस मार्शल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, यानी कि हम लोगों ने म्यूरम को छोड़ा नहीं है, बल्कि हम सभी लोग मिलकर एक पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। तुम्हारा टैंक योंगम्योंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर तुम यहाँ पर दुनिया के सामने म्यूरम अलायंस का नाम लोगे। और साथ ही उसे कहता है तो फिर तुमसे फिर दोबारा मिलने के लिए आऊंगा। इसी के साथ ही वहां योंगम्योंग बड़ी तेजी के साथ वहां पर से निकल जाता है, जबकि क्राउन प्रिंस जो होता है वो मास्टर पैंग से कहता है कि चलो फिर अभी में बहुत सारे काम करने हैं। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, हमें बहुत सारे काम करने हैं। और इसी के साथ ही वहां योंगम्योंग जो होता है वो भागता हुआ दूसरी तरफ जा रहा था, यानी कि अपने घर की तरफ नहीं जा रहा था। जिंगू स्नेक उसे कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर से वापस अपनी अलायंस की तरफ जाना था। तो वो उसे कहता है कि अभी एक जरूरी काम रह गया है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सैंड्रोम प्लेन्स के अंदर जितने भी डिमोनिक फैक्शन के रेमिनेंट्स हैं उन सभी को पूरी तरह से खत्म करना है। और तुम्हें याद होगा कि हमने एक डिमोनिक फैक्शन के रेमिनेंट को जिंदा छोड़ दिया था। जिंगू स्नेक उसे कहता है तो फिर हम लोग कहां पर जा रहे हैं, तुमने कहां पर किसी को जिंदा छोड़ा है। तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें टैंग मूचान याद है, टैंग मूचान जिसके पास रीजनरेशन की एबिलिटी आ गई थी, उसको हमने वहां पर स्फीयर के अंदर जिंदा छोड़ दिया था, जो कि हेवनली डीमन के उस स्फीयर के अंदर ट्रैप हो गया था। मैं तो वहां पर से निकल गया, लेकिन अभी भी वहां यहाँ पर उस स्फीयर के अंदर ट्रैप होगा और एक ना एक दिन अगर वो वहां पर से निकल जाता है तो फिर यहाँ पर दोबारा से वही डिमोनिक सेक्टर के बनने का खतरा है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है यू फैमिली का दिखाया जाता है, यूजियान वू यू फैमिली का, जहां पर एक औरत जो होती है जो कि यू फैमिली की पैट्रियार्च होती है, वो वहां पर एक नीचे प्याला रखकर उसके ऊपर वहां पर हमारा टैंग मूचान जो होता है उसे उस स्फीयर के अंदर ट्रैप वहां पर उसकी एनर्जी को निकाल रही होती है और उसके अंदर से उसके ब्लड को निकाल रही होती है, ताकि वो उसके ब्लड को यूज करके अपने सभी लोगों को रीजनरेशन की एबिलिटी दे सके। तो वो कम्युनिटी यहाँ पर एक नया एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोच रही होती है, ताकि वो यहाँ पर अपने डिमोनिक फैक्शन के उसके जितने भी साथी हैं उन सभी को उसका ब्लड बुलाकर उन सभी लोगों को इमॉर्टैलिटी की पावर दे सके। तो टैंग मूचान जो होता है वो तो बेचारा वहां पर उस स्फीयर के अंदर ट्रैप होता है, वहां पर अपनी जादू के साथ फाइट कर रहा था और वहां पर उसके अंदर से निकल नहीं पा रहा, लेकिन वो उसकी बॉडी के अंदर से उसका ब्लड और उसकी पावर जो होती है वो एक्सट्रैक्ट कर रही होती है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 184 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या टैंग मूचान को भी होश आ जाएगी या फिर ये लोग यहाँ पर उसका ब्लड पीकर इमॉर्टल हो जाएंगे।